स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त चैप्टर जिसकी मैराथन हम लेंगे, और आज हम उसे कम से कम तो 90% टॉपिक तो आज उसके कवर करके ही जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अनुवांशिकी पे भी कमेंट किया था। मैं अनुवांशिकी पे भी मिलने वाला हूं बहुत जल्दी, और हम इसके लिए अगले हफ्ते वर्क करेंगे, और अगले हफ्ते इसके लिए हम लोग मतलब बुधवार से पहले ही मैं आपको मिलूंगा, ये पक्का वादा मेरा आपके साथ में। ठीक है, तो अनुवांशिकी पे बहुत लोगों ने कहा था, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी पे कहा था, कुछ लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बात किए थे। तो अब ये 3 चैप्टर मेरे टारगेट में है कि अभी से लेकर अगले हफ्ते तक हम ये 3 चैप्टर को जरूर टारगेट करेंगे। इनमें से एक वंशागतिकी का आणविक आधार वाला भी चैप्टर है जो बड़ा है, उसे भी हम बात करेंगे। तो ये 5 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के साथ हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी है आज हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर आज हम पूरा डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस विषय पे हमें कितना गौर करना है, और कौन कौन सी चीजें ज्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम बात करेंगे, तो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से 1.5-2 घंटे में चैप्टर तो खत्म होना ही होना है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखते हैं भाई, यहां पर कोई जबरदस्त चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। नाम क्या कहता है? जैव प्रौद्योगिकी। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कुछ कहानियों को समझ लेते हैं। ये सबसे ज्यादा टफ चैप्टर है, इसलिए इसे सबसे पहले मैंने चुना है। टफ चैप्टर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए अगर ये चैप्टर आपसे बनने लग जाए तो आप यकीन मानिएगा कि आपका 12th में, नीट में, बोर्ड में गजब के मार्क्स आएंगे। और इसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही आते हैं। उन गिने जो भी चुने क्वेश्चन हैं उनको अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें भाई। देखो, बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक बड़े ध्यान समझना। ठीक है, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको 2-3 विषयों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला विषय तो ये कि यह आधुनिक जमाने की मांग है। इस चैप्टर को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि बच्चे याद रखना, कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बायोटेक वालों ने ही बनाई है। ठीक है, तो भारत बायोटेक वो वैक्सीन है, जिस भारत बायोटेक से बनाई हुई वैक्सीन ही कोरोना पे कारगर है। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही भविष्य में आप एज अ साइंटिस्ट के तौर पर बनने के लिए एकदम कारगर होगे और आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भाई, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, पूरी कहानी फटाफट समझ में आएगी। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बेस से स्टार्ट करते हैं, एकदम जमीन से स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट तो जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के पढ़ेंगे भाई। यहां पर ज्यादा इंग्लिश नहीं, ज्यादा हिंदी भी नहीं। 1 मिनट। कुछ बोलना है क्या? इधर मैं स्टार्ट कर दूं? ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है, हो नहीं है तो ओके। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, हम टॉपिक में समझते हैं भाई। बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक ऑफ द यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। जैव प्रौद्योगिकी मतलब जीवित जीवों को उपयोग करके, प्रौद्योगिकी मतलब कुछ ना कुछ नया बनाना है। अब वो नया हमारे उपयोग के लिए बनाना है। ऐसी चीज, अब जीवित का उपयोग करके क्या खाना बना सकते हैं, कुछ दवाइयां बना सकते हैं, यही सब उपयोग हो सकता है। कुछ केमिकल्स बना सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो यह एक जबरदस्त साइंस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो अब यहां पे थोड़ा ध्यान से, पहले डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वर्ड क्या कहता है समझिएगा, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स। जीवित जीवों को या तो उनसे प्राप्त होने वाले एंजाइम का उपयोग करके फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन, जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। हिंदी में क्या कहता है देखो, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रोसेस का विकास किया जाता है। यह है बायोटेक्नोलॉजी।
ये शब्द, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है एकदम ऑथेंटिक बुक से डेफिनेशन लिखी है, इसलिए इन शब्दों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं इसे और सामान्य शब्दों में लिख सकता था, लेकिन आपके लिए लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चन, 12 के क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं। इसलिए हम यहां पर ध्यान पे रखिएगा, तो हमको इसी शब्दों को ही समझना है, यही बुक को समझना है। ये जो शब्दों की गुणता है जो एकदम जबरदस्त दी हुई है, उसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका हमने डेफिनेशन यहां पर पढ़ा कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो आविष्कार है, कहानियां थी, वो वहीं शुरू हुई थी। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों की कोशिका का या इसके अंग का आणविक अनुरूपों का समायोजन करना है। अब ये शब्द बड़े एकदम टफ टाइप के लगेंगे, समझ नहीं आ रहा है, तो करना क्या है? इन्होंने क्या कहा कि एकदम सिंपल समझिएगा था, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब एक प्राकृतिक साइंस को भी इंटीग्रेशन जोड़ना है, समायोजन करना है, एंड ऑर्गेनिजम्स, और कोशिका का, प्राकृतिक साइंस का, कोशिका का, उनके ऑर्गेनिजम्स का, उनकी कोशिकाओं का, उनके पार्ट का मॉलिकुलर, आणविक आधार, मतलब DNA, RNA, प्रोटीन, इन सब आणविक तौर पर इनका उपयोग करके अगर हम किसी साइंस में समायोजन कर दें तो उसका नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो फिर एक बार समझा रहा हूं डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा। नए उत्पाद और सेवाओं के लिए, नए उत्पाद और सेवाओं हमारे लिए हमने क्या करना है? प्राकृतिक विज्ञान को मिलाना है, उनकी कोशिकाओं को, उनके जीवों को, उसके आणविक आधार को समायोजित करके एक नया विज्ञान बनाना है, नया साइंस बनाना है, उसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है। यह समझ में आपको आया होगा। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस विषय पे बात करता है? बायोटेक्नोलॉजी में हम करेंगे क्या? तो पहले फायदे की बात, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। जो फायदे की बात यह है, ठीक है, तो यहां पर फायदे की बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी डील विद, बायोटेक्नोलॉजी किस विषय पे बात करता है? तो बायोटेक्नोलॉजी बात करता है, सबसे पहले देखो इंग्लिश हिंदी सब में मैंने लिख रखा है, क्लासिफिकेशन करेगा क्या। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहली बात यह है कि हमें कुछ माइक्रोब से बनने वाले कुछ उत्पाद, अब माइक्रोब से बनने वाले उत्पाद जैसे मान लीजिए कर्ड यानी दही, ब्रेड यानी जो आपका पार्ट है ब्रेड और वाइन, ठीक है, तो हमारे डबल रोटी, शराब इत्यादि बनाना है, पहला काम ये। तो ये सब बनाने के लिए जिसमें माइक्रोब्स मतलब कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते ही हैं, शराब बनाने के लिए सैकरोमाइसेटिस सेरेवेसी हम उपयोग में लाते हैं, कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टाई हम उपयोग में लाते हैं, ब्रेड बनाने के लिए जो भी हम होता है वहां पर सेरेवेसी, और उसके अलावा किंडवन करने के लिए बहुत ज़्यादा ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा उपयोग होता है वहां पर, पहला। दूसरा, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी आप जानते हैं बच्चों को परखनली में पैदा करने की क्षमता होती है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करने के लिए भी हमें बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो विज्ञान है उनका उपयोग करना पड़ता है, उनका उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, देखिए भाई, जिनको भी ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आज यहां समस्या है, ये जैसे ही क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको ये चीज मिल जाएगी। सो प्लीज आप परेशान ना हो, जो भी पोर्शन है वो आप देखते रहिए। अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साथ थोड़ी समस्या, आज का नेट स्लो है, तो मैं इसे कंटिन्यू रिकॉर्ड करते जा रहा हूं। क्लास जैसे ही खत्म होगी आपको इसको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और जरूर देखिएगा इसे आप। आ रही बात समझ में? तो जो अगर समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे और टेस्ट भी करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नेटवर्क का जिनको प्रॉब्लम है आप ये ध्यान रखिए कि मैं बाद में आखिरी में वीडियो मिल जाएगी, पूरी काम हो जाएगा अपना। एक बार फिर देख लीजिएगा मेरे जाने के बाद, क्या दिक्कत है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका भी हमने उपयोग करवाना है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आएगा। और कैसे क्या होगा हम समझेंगे इसको बारे में। सिंथेसाइज एंड यूजिंग अ जीन, किसी एक जीन का उपयोग करके क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, इसका भी विस्तृत ज्ञान हमें बायोटेक्नोलॉजी में ही मिलता है कि जीन का कैसे उपयोग करेंगे। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, ऐसी आज के जमाने की बहुत सारी, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए एक वैक्सीन आती है, उस वैक्सीन का उपयोग करने के लिए भी हम डीएनए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, किसी जीन में कोई प्रॉब्लम है, किसी को एबनॉर्मलिटीज है, कुछ प्रॉब्लम मतलब मान लीजिए जैसे कोई भी अनुवांशिक समस्या है, उस समस्या के डीएनए को हटाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। हिंदी में देखते हैं, डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं।
सूक्ष्म जीवों द्वारा बनते हैं तो उसको पढ़ना बायोटेक्नोलॉजी है। निषेचन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण करना, पढ़ना बायोटेक्नोलॉजी है। जीन का संश्लेषण एवं उसका उपयोग करना बायोटेक्नोलॉजी है। डीएनए का टीका बनाना बायोटेक्नोलॉजी है। दोषयुक्त जीन का सुधार, उसे कट पीट के बाहर निकाल देना, सब हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। इतना जबरदस्त स्कोप है, तो हम इस स्कोप को आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या कहना है, क्या क्या चीजें होंगी। यह जो बायोटेक्नोलॉजी है मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। पहला सिद्धांत तो यह है, पहला सिद्धांत यहां पर एक काम करता है, एक कोर टेक्निक जिसे अपन कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग हम इसे कहते हैं। पहली लाइन किसी भी बायोटेक्नोलॉजी की दो विषयों पे कार्य करती है, एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग पहला वर्ड है, और दूसरा वर्ड जो लिखा होगा उसे जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहेंगे। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस ये दो शब्द हैं, इन्हीं दो शब्दों को समझना है तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी अपन को समझ में आ जाएगा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का सबसे कहानी यह है कि इस तकनीकी में अपन करते क्या है, आनुवांशिक पदार्थ को लेते हैं। किसको लेते हैं? अनुवांशिक पदार्थ को। अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए, आरएनए। अनुवांशिक पदार्थ को लिए डीएनए, आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषी जीवों को, मतलब यह है अनुवांशिक मटेरियल को लिए, परपोषी मतलब किसी कोशिका में हम बदलाव चाहते हैं उसके अंदर उस डीएनए आरएनए को डालना है। तो तकनीकी द्वारा अनुवांशिक पदार्थ रसायन में लेकर इसे परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करा देते हैं और इनके जो लक्षण है, फिनोटाइप जो बोलते हैं उनका लक्षण है, उनमें परिवर्तन करना है। अब सपोज करो कि आप ये चाहते हो कि टमाटर में कुछ परिवर्तन चाहते हो कि टमाटर ज्यादा लाल होना चाहिए, तो आपने क्या किया, ज्यादा लाल होने वाला एक जीन जो टमाटर का जीन है उस जीन को लिया, उस टमाटर के अंदर डाल दिया। तो उस जीन को, डीएनए को उसके अंदर डाल दिया, तो ये टमाटर परपोषी हो गया। ये डीएनए बाहर से आया, इसके अंदर गया और उसके अंदर उस लक्षण को चेंज कर दिया। यह विधि जो है, यह प्रोसेस जो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो डीएनए को काट पीट के इधर से उधर डालने का प्रोसेस इंजीनियरिंग कहलाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। बहुत आसान टेक्निक है ये। दूसरा, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग क्या होता है? जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग में भी हमें बहुत सामान्य सरमन तरीके से ही पढ़ना है, इसे ध्यान से देखिएगा। जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग में क्या करें हम लोगों ने, अब प्रक्रम में हमें यह बात का ध्यान रखना है कि जीवित जो जीव हैं उसमें क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर हम सिर्फ डीएनए की बात कर रहे थे, यहां पर हम कुछ और बात भी करेंगे। प्रक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो रोगाणु रहित होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए उसमें, जितने भी रोगाणु नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म जीव संदूषक, मतलब जो सूक्ष्म जीव से होने वाला प्रदूषण है उससे रहित होना चाहिए। वातावरण बनाना है, वातावरण बनाना है, तो वो जो है कर रहा है, वो डीएनए को डाल रहा है, वो डीएनए को चेंज कर रहा है, और ये जो चेंज कर रहा है वो क्या कर रहा है, वातावरण सही बना रहा है। तो ये भाई साहब बना रहे हैं माहौल और वो भाई साहब कर रहे हैं कार्यक्रम। समझ आ रही मेरी बात? तो उन्हें डीएनए को डालने के प्रोसेस को आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और यहां पर रोगाणु रहित, प्रदूषण रहित वातावरण बनाना है ताकि केवल वांछित सूक्ष्म जीव पैदा हो सके। अब बना रहे थे अपन शराब, बन गया कुछ और, लाना था उसमें लैक्टोबैसिलस, पड़ गया कोई और बैसिलस, बीमारी हो जाएगी अपन को। समझ में आ रहा है? तो उसमें कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, जिसको मैं चाह रहा हूं बस वही बैक्टीरिया होना चाहिए। सूक्ष्म जीव, सुकेंद्रीय कोशिका, मतलब जिस कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं वही कोशिका वहां पर होनी चाहिए। वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, टीका जिसे अपन कहते हैं, एंजाइम आदि का निर्माण किया जा सकता है। तो बहुत सामान्य प्रोसेस है, बहुत सामान्य तरीका है। ध्यान रखिएगा, मैं दो बातों पे गौर करवाना चाहता हूं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है वो डीएनए को डालने का प्रोसेस था। परपोषी में डाल दो, नया उत्पाद प्राप्त कर लो, उसके लक्षणों में चेंज कर दो। प्रोसेस में क्या करना है वो विधि थी, ये प्रोसेस, वो मतलब वहां पे वो मोटो था। यहां प्रोसेस में क्या करना है कि भाई अब ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास के माहौल में कोई बकवास चीज नहीं आनी चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, रोगाणु रहित होना चाहिए, जिस बैक्टीरिया का हमें उपयोग करना है बस वही बैक्टीरिया वहां पर उपयोग होना चाहिए। देखिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, सुजीत कुमार जी, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर देखिए मैसेज अभी जो नहीं चल रहा है, आप लोग अभी 2 मिनट के लिए वेट, मैं इसका रिकॉर्डिंग करके, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आप लोग अगर नहीं है तो रिकॉर्डिंग करके मैं इसे थोड़ी देर में, वैसे जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है आपको इसे अपडेट कर दिया जाएगा, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि बहुत दिनों से हम क्लास भी नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा सा अस्वस्थ था मैं, तो आज मैं क्लास आपका नुकसान नहीं करूंगा। बायोटेक्नोलॉजी का पूरा पार्ट कुछ ही देर में आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिल जाएगा, लाइव ना सही लेकिन रिकॉर्डिंग तो आपको ये मिल ही जाएगी। तो इसलिए आप यहां पर ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आप परेशान ना हो। अगर आपको देखने में बड़ी परेशानी हो रही है तो आप इसे रख के आप खुद से थोड़ा 10 मिनट पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ देर के बाद जब भी ये वीडियो अपडेट होगी आप प्लीज एक बार ये वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर जो भी कुछ समस्या होगी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सैटरडे तो मैं वैसे भी आपसे मिलने वाला हूं आपके चैप्टर के साथ, ठीक है। तो सैटरडे जो चैप्टर चल रहा था हम उसी चैप्टर पे बात करेंगे, वो जो प्रोसेस चल रहा है हम उसको चलाते रहेंगे। आज का जो चीज़ है वो थोड़ा सा आज के लिए हम इसको बात करेंगे। तो ये मैराथन आपको अपडेट हो जाएगी भाई, आप परेशान ना हो। मेरी आवाज़ समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? ठीक है, नेटवर्क इशू है तो आप जो है अभी प्रॉब्लम में है तो आप थोड़ी देर तक आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी होगा तो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करूं मैं क्लास, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग आपको जरूर पहुंच जाएगी इसकी। तो मैंने दो बातें कही भाई, ध्यान रखिएगा कि एक कैसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग करना और कैसे प्रोसेस में मुख्य रूप से ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं, यहां पर जो जीव चाहिए वो रोगाणु रहित होना चाहिए, वातावरण सही होना चाहिए, वहां पे कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ध्यान है ताकि हम जो बनाना चाहते हैं बस वो ही बने। तो हम क्या बना सकते हैं? एंजाइम बना सकते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, टीके बना सकते हैं, वैक्सीनेशन बना सकते हैं। अब सोचो हम कोरोना का वैक्सीन बना रहे हैं और उसमें कुछ और चीज आ गई तो नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान जो है, ठीक है, तो ये यहां पर जो प्रॉब्लम आएगी वो जैव प्रक्रम है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट क्या समझ में आता है। तो अगला पार्ट क्या कहता है? बेसिक स्टॉफ ऑफ जनरल मॉडिफिकेशन, मतलब ये जो मॉडिफिकेशन अपन कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से हम क्या क्या विधि करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। हमें अगर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो हमें वो जो जरूरी जीन है उसका पहचान करना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि यही जीन हमारे काम का है, तो हम उसे पहचान करेंगे। मतलब वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। ऐसा भी नहीं कि कोई भी डीएनए उपयोग कर लिए, हमें सिर्फ वही डीएनए उपयोग करना है, ठीक है। हमें सिर्फ उसी डीएनए के बारे में उपयोग करना है जो वहां पर डीएनए डिजायरेबल जीन उपयोग होता है, ठीक है, उसी को उपयोग करना है। दूसरा, अब उस डीएनए को हमें होस्ट में, पहले मैंने बताया ना, पहले डीएनए को पहचानो, फिर परपोषी को तो जानते ही हो आप, इसमें परिवर्तन करना है और इस डीएनए को यहां से यहां तक पहुंचाना है। तो ये डीएनए से यहां तक पहुंचाने में तीन चीज होगी। पहले डीएनए को पहचानो, फिर वाहक को पहचानो, ये कौन लेकर जाएगा, और उसके बाद होस्ट को पहचानो, ये होस्ट जो हो गया लेके जाने वाला वाहक, और उसके बाद वो जो ले रहा है उसको पहचानो। ठीक है, तो ये बात ध्यान पे रखना। मेंटेन ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब जो होता है मेंटेन ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए को उपयोग करना है इन द होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए इट्स प्रोजेनी। तो सबसे पहले हमें होस्ट में उसे मेंटेन करना है, पहले तो वहां पे पहले पहचानना है, फिर ट्रांसफर करना है, फिर उसे मेंटेन करना है ताकि वो अपनी संततियों में भी अच्छे से जाए, ठीक है। तो चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, परपोषी में स्थानांतरण, तो याद रखना आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, वाहक की पहचान करनी है। दूसरा, तीसरा, स्थानांतरण जो हो चुका है अब उसे यह भी देखना है कि भाई जो डीएनए गया वो काम भी तो करे वहां पर, वो एक संतति से दूसरे संतति से, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, तो वो जब जाएगा तो उसका भी ध्यान रखना है। तो बहुत आसान विधियों में ये बेसिक स्टेप है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के। पहला पार्ट तो ये कि हमें पहले उस डीएनए की पहचान करनी है, दूसरी चीज तो ये कि हम उस डीएनए के बाद होस्ट की पहचान करनी है, स्थानांतरण करने के ध्यान रखना है, और उसके बाद जिस जीव में वो गया है वहां पे हम ये भी देख पाएं कि भाई वो उसमें उसके लक्षण आए कि नहीं आए, क्या उसने डीएनए को अपने आप को एक्सेप्ट किया है, क्या उसकी प्रोजेनीज मतलब उसकी संततियों में ये दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मेरे पास एक सजेशन है, वीडियो रुक रहा है, आप अभी पुराना कोई वीडियो जो आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं आप उसे देख लें प्लीज। अभी जो है मैं ये बनने के बाद रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको ये चीज मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो आज का समय भी वेस्ट नहीं होगा और कोई कहानी भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है उस चीज को जाकर देख ले, वहां पे परेशान बिल्कुल ना हो, आप उसे देखिए, जो समझ नहीं आएगा फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं, हम इसमें से एक एक स्टेप के बारे में बात करते हैं, एक एक स्टेप से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन करना है। हमें क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या आइडेंटिफिकेशन करना है? डीएनए का डिजायरेबल जीन का। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, दो पॉइंट पे यहां पर हम दो तीन यूज करते हैं।
अगर एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन हम यूज करेंगे, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है, मतलब एक प्राकृतिक विधि से अगर हम किसी डीएनए को निकालेंगे तो उसमें कुछ वांछित डीएनए भी आएगा, अवांछित डीएनए भी आएगा। तो इनमें से ये जो ऐसा काम नहीं करना है, तो अनडिजायरेबल जीन भी आता है, डिजायरेबल जीन भी आता है। इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी करते हैं, जिसके आधार पर सिर्फ डिजायरेबल, मतलब हमें जो जीन की आवश्यकता है बस वही जीन पहुंच सके हमारे पास में, ठीक है, वही जीन हमारे पास में पहुंच सके। तो देखिए क्या लिखा है यहां पर, तो परंपरागत संकरण में ये कमी है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ऐसा था कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग किया गया, तो आनुवांशिक परंपराएं जो थी उसमें वो कुछ कमियां थी, उसे दूर करने के लिए यहां पर क्या है, कुछ वांछित के साथ अवांछित पदार्थ भी आ जाते थे। इसे दूर करने के लिए हमने आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया, और आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग किया हम लोगों ने, ठीक है। यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी निर्माण किया जाता है, और इसी विधि का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो होप सो आपको बड़ी आसानी समझ में आया होगा कि हम आइडेंटिफिकेशन डीएनए के लिए मतलब जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का ही उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वही डीएनए चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। जिसकी आवश्यकता नहीं है वो डीएनए हमें कतई आवश्यक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान पे रखिएगा। इसके बाद कहानी क्या है, बेसिक स्टेप इन जनरली मॉडिफिकेशन, इसका दूसरा पार्ट है इंट्रोड्यूस इनटू द आइडेंटिफाइड डीएनए द होस्ट। अब मान लीजिए कि एक जो डीएनए है उस डीएनए को हमने निकाल लिया, पहचान लिया, काट लिया, अब उसे वाहक में डालना है। तो सोचिए ये पार्ट डीएनए के अंदर होता है, एक प्लाज्मिड वाला भाग होता है, सुना होगा आप लोगों ने, डीएनए के अंदर एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो है एक ऐसा मतलब आनुवांशिक पदार्थ है जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है। ये इसका आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है जो खुद ब खुद अपनी कॉपी कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ब खुद अपने आप को कॉपी कर सकता है। तो इसको हमने लिया, ये प्लाज्मिड को हमने यहां पर ले लिया, ये प्लाज्मिड के अंदर उस डीएनए को डाल दिया। प्लाज्मिड के अंदर क्या डाल दिया, डीएनए को। तो ये हमारा डीएनए है जिसको हमने पहचान लिया है, और ये है वो हमारा होस्ट, नाम है इकोलाई। क्या नाम है, इकोलाई। तो इकोलाई के अंदर हमको इसको डालना है, और इकोलाई के अंदर जैसे हमने इसको डाल दिया, इस कोशिका में बदलाव हो गया। तो हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें डीएनए खोजना है, और दूसरा चीज ये खोजना है कि होस्ट मतलब जिसके अंदर ये डीएनए जाने वाला है उसके अंदर हमने इसको डाल दिया। तो ये डालने की अलग अलग विधियां हैं, हम इसके ऊपर भी अच्छे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल समझना है। बच्चे कह रहे हैं नहीं ले रहे क्लास, बच्चे बोल रहे हैं लेते रहे, ठीक है। तो ये इसे होस्ट में डालना है। इसके लिए कई बार हम लोग जो हैं वेक्टर के लिए, जब अपन होस्ट में डालने के लिए, वहां पर वाहक में डालने के लिए हम क्या करते हैं, तो वहां पर डालने के लिए हम लोग जो मुख्य रूप से उपयोग करते हैं वो है वेक्टर डीएनए में प्लाज्मिड। मैंने बताया ना प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल मुख्य रूप से क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये खुद ब खुद कॉपी कर सकता है। उसको हम वाहक के तौर पर उपयोग करेंगे, और वो वाहक जो है आगे जाकर फिर बनाएगा, और वो जिसे हम होस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो इंट्रोडक्शन है होस्ट का हमने प्लाज्मिड की सहायता से किया है। अब ये प्लाज्मिड क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कटे हुए डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है, और प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ने के बाद यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर वाहक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, वाहक की तरह कार्य करता है। यह डीएनए को स्थानांतरित करता है। बहुत सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब अगले पार्ट में पहुंचते हैं भाई। अब ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, तो अब तीसरा मेथड एक अलग पार्ट है। तीसरा मेथड ये कहता है कि स्थानांतरित डीएनए को यह भी देखा जाए कि वो जिसमें गया है वो उसमें सुरक्षित है कि नहीं, वो डीएनए कैसे गया है, कहां रह रहा है, क्या कर रहा है, अपनी प्रोजेनिस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये बात ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। उसकी संतति में स्थानांतरित करना, दो काम है। आखिरी में काम यह है कि हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो पहुंचा है वो सुरक्षित है कि नहीं, और दूसरा चीज ये कि वो उसके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में संततियों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पे रखिएगा। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, पहचानने के लिए कि भाई एक स्पेशल जगह पे डालने के लिए, तब ही वो कॉपी कर सकता है। हर एक डीएनए के पास में एक विशेष डीएनए अनुक्रम होता, जगह होती है जिसे प्रतिकृतियन का रेप्लिकेशन कहते हैं, प्रतिकृतियन का उत्पत्ति कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ही हम उस चीज को डालते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही उसे लगा देते हैं, तो वो उसकी कॉपी कर जाएगा।
और अगर वहां पर हम इसे नहीं लगाते हैं तो ये कॉपी नहीं कर पाएगा। तो हम ये पूरी कोशिश करें कि जब भी हम डीएनए को डालें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास में ही डालें, ठीक है। तो ये उत्तरदायी होता है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हमें ध्यान पे रखना है। अगर हम किसी डीएनए को हम दूसरे होस्ट में डाल दिए हैं तो हमें ध्यान पे रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए के खंड के गुणन हेतु गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है। सबसे जरूरी बात कि अगर आपने सोचा है कि वो डीएनए किसी के अंदर डाल रहे हैं तो उसके गुणसूत्र के अंदर डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोशिका में डाल दिया, ऐसा ऊपर से डाल दिया चला गया अंदर, ऐसा नहीं। गुणसूत्र के का भाग होना जरूरी है, तब जाके वो कॉपी कर पाएगा। तो गुणसूत्र का भाग होना जरूरी है, उसका एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है और इसे ही कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने दो बातें बताई आपको, ये बात रखिएगा कि हमने जो होस्ट है उसके अंदर वो सुरक्षित रहे और संततियों तक जाए, इसके लिए दो काम किया। सबसे पहला काम, हमने पहचाना कि वो प्रतिकृति का मूल कहां है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां है। दूसरा चीज, अगर हम उसे गुणसूत्र में डालेंगे तब जाकर ही वो कॉपी कर पाएगा, तब ही वो अपनी गुणसूत्र में, क्योंकि कोशिकाओं में डालेंगे तो वो डीएनए वहां चिपक नहीं पाएगा। तो उसमें हमारे पास में एक मटेरियल होना चाहिए गुणसूत्र का, और गुणसूत्र के एक विशेष अनुक्रम के पास ही रखेंगे और उसी अनुक्रम को अपन कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिक्रियन की उत्पत्ति। ठीक है, जब हम उसे वहां पर ऐड करेंगे तब जाके ही पूरा प्रोसेस हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा पॉइंट है, बहुत सिंपल, ध्यान रखिएगा। और जो नहीं समझ में आए फिर आप मुझे पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आज फास्ट ही हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 2021 के बैच के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है और आपका एग्जाम एकदम पास में है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे तो मैं उस पर और क्लियर करूंगा। बट फिलहाल हम जल्दी जल्दी बात करते हैं, आज ये चैप्टर खत्म करना है। अब सबसे आखिरी में पॉइंट ये आता है कि अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका सिद्धांत क्या है, किस विषय पे काम करता है बायोटेक्नोलॉजी। अभी तो हमने उसके मेन प्रिंसिपल दो पढ़े कि एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग है, एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो इसमें दो साइंटिस्ट आए, एक नाम था रॉबर्ट बॉयर, ठीक है, बॉयर और कोहेन बॉयर, ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड बॉयर। 1992 में जो है इन्होंने 1972 में ये दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर पूरा एक प्रोग्राम बनाया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, बताया बहुत सारी साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, उसका उपयोग करके ई कोलाई के साथ में डाला और कुछ नई नई विधियों का विकास किया। अब वो नई विधियां ही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने, कई बार क्वेश्चन आता है कि साल्मोनेला टाइफीमोरियम पे ही इन्होंने वर्क किया था, ये साइंटिस्ट थे। 1972 पे बॉयर एंड कोहेन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था, ठीक है। और बहुत सारे मतलब डीएनए को किसी दूसरी बॉडी में डालकर कुछ ना कुछ नया चेंज कर करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के मतलब पितामह जैसे थे, पहले से इन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किया था। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने पॉइंट्स में। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर उन्होंने क्या क्या वर्क किया इसके बारे में हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं। पहले समझिए यहां पर पहला पॉइंट क्या कहता है भाई, देखो इधर पहला पॉइंट कहता है प्रतिजैविक। अब क्या पार्ट होता है प्रतिजैविक, जो प्रतिरोधी होता है, इसको अपन कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। जीन को वेक्टर संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य करता है, उसे किनारा जोड़ने का काम करता है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर दो तीन चीजें हमको समझनी है, जो केमिकल्स हैं उनको अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं यहां पर। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि हम सबसे पहले डीएनए, जैसे मतलब कोई भी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जो होता है जीन को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम करता है। तो मान लीजिए कई ऐसे जीन होते हैं जो किसी ना किसी प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी होते हैं, मतलब वो उतना ज्यादा उसको डिफेक्टिव नहीं होते हैं, वहां पर वो प्रतिजैविक का फर्क ही नहीं पड़ता। उस जीन को लेकर हम वाहक में डालते हैं। किस में डालते हैं? वाहक में। इसके लिए एक एंजाइम कार्य करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ही वो एंजाइम है जो उन्हें जोड़ने का कार्य करता है डीएनए को, पहली बात है ना। और डीएनए के अणु कटे हुए भाग पर कार्य करके किनारों को जोड़ने का कार्य कर देता है। ये एक छोटा सा लाइगेज के बारे में बता दिया मैंने। दूसरी चीज क्या हुआ, संयोजन जो है हमेशा याद रखना पात्रो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे अपन कहते हैं। इन विट्रो तरीका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ये हो पाता है। किसके अंदर हो पाता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, ये गोलाकार होता है, प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब हमें उसे काट पीट के जो नया डीएनए बनाया उसका नाम होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या नाम होगा उसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब यह डीएनए एरिस्टरिचिया कोलाई और एक जीवाणु इन सब में डाला जाता है, जीवाणु में साल्मोनेला से काफी मिलता जुलता है, तो में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये तीन साइंटिस्ट ने तीन चीजों का उपयोग किया। दो साइंटिस्ट थे, एक तो पहले लाइगेज के बारे में बताया, दूसरा यहां बताया कि इनविट्रो होता है, और तीसरा ये बताया कि अब ये जो इकोलाई के साथ मैंने जब साल्मोनेला में डाला ना तो उससे एकदम मिलता जुलता था।
तो जब एकदम मिलता जुलता था तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग में, और ये कहानियां बहुत आसान है, थोड़ी देर में ये समझ में आने लग जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होने वाले टूल्स कौन कौन से हिस्सों की अपन बात करेंगे उसे हम समझते हैं। 3 ही हैं और ये 3 बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, तो जब हम डीएनए इसका अपन यूज कर रहे हैं, जब हम करना क्या है, उद्देश्य समझ में आया ना, डीएनए लेना है, होस्ट लेना है, डाल देना है। ये 3 चीजों को ध्यान पे रख के कहानी बनानी है। तो सबसे पहले डीएनए लेंगे कैसे? डीएनए लेने के लिए हमारे पास में एक होना चाहिए सबसे पहला वेक्टर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए की कैंची कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डीएनए की कैंची पहला जरूरी है। दूसरा, वाहक, ले जाने वाला, ये होता है प्लाज्मिड, इसे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड ये हमें होना चाहिए, ये हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी? और जरूरत पड़ सकती है तो सबसे आखिरी में कंपोटेंट होस्ट, मतलब वो होस्ट जो उसे एक्सेप्ट कर ले। ये 3 चीजों की जरूरत है और हम इन 3 चीजों को जबर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 3 बातें ध्यान पे रखिएगा। पहला, डीएनए काटने की कैंची। दूसरा, उसे रखने वाला वाहक, और जिसको हम देंगे वो होस्ट, वो भी तो एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए ना, तभी हम उसके ऊपर बात कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर, इसे अपन कहते हैं डीएनए की कैंची। तो वर्ष 1963 तो वो समय था, दौर था, उस समय एंजाइम पृथक किए गए। अब हुआ क्या मालूम? देखो, एक सामान्य कहानी बताता हूं। इकोलाई मतलब इकोलाई जो होता है बैक्टीरिया, उसके अंदर ना जब बैक्टीरियोफेज को अपन डालते हैं तो वो इकोलाई को नहीं मार पाता। जीवाणु भोजी सब जीवाणुओं को मार सकता है, इकोलाई को नहीं। तो इकोलाई को जब नहीं मार पाता तो पता लगाया गया कि इकोलाई के पास में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काट देते हैं। वही डीएनए जो डीएनए को काट देते हैं, तो इसलिए उस वहां से निकल गया, उसका नाम रख दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए की कैंची। तो इकोलाई से निकाला गया, किससे निकाला गया? इकोलाई से निकाला गया, जो जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देता है। बैक्टीरियोफेज सबको मार सकता है, इकोलाई को नहीं मार पाया। पता चला कि इकोलाई के पास कुछ जबरदस्त चीजें हैं और इसे एक डीएनए के मिथिल समूह, दोनों मिश्रित समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। तो 2 चीजें पता चली कि एक समूह को जोड़ता है, एक समूह को काटता है। समूह को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम जो होता है रखा गया लाइगेज, और काटने वाले एंजाइम को कहा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया उसे। ठीक है, तो ये एंजाइम न्यूक्लियेज है जो डीएनए को काटता है। बड़ी आसान बात है, ध्यान पे रखिएगा। 1963 में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की गई थी, ये काम किया गया। अब इसमें क्या क्या चीजें देखी गई, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था वो था हिंड 2 पे मत जाना, पहले यही खोजा गया था, उसका रोमन शब्द था, और क्या मतलब है इसका हम लोग समझ लेंगे। जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोसाइड को विशिष्ट क्रम पर काटना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर डीएनए जो कटता है किसी एंजाइम से, वो किसी विशेष क्रम पे ही कट पाएगा, ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं काट देता, कुछ विशेष क्रम होते हैं इसके। अगला बात, 5 वर्ष बाद और भी पृथक किया गया, पहचाना गया, हम उसे जान पाए। ऐसा पाया गया कि हिंड 2 जो होता है डीएनए के अणु को विशेष बिंदु पर काटते हैं। बिल्कुल सही बात है, काटते ही हैं, जहां पर 6 क्षारक युग्म का बेस पेयरबद्ध एक विशेष अनुक्रम होता है, जिसे हम कहते हैं कि पेयरबद्ध मतलब क्या होता है, एक लाइन से जुड़ा हुआ रहता है, उसे अपन कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब उसका मतलब मैं बताता हूं। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड 2 का पहचान अनुक्रम कह देते हैं, कि जहां से अब रिस्ट्रिक्शन ये काटेगा वो उसी की जगह हो गई, वो पहचान हो गई। तो लगातार 6 कुछ आसान से कुछ क्रम होने चाहिए, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह ऐसा करके क्रम होने चाहिए, और अगर ये स्पेशल क्रम उसके पास में रहेंगे तभी ये कट कर पाएगा। तो ऐसे फ्यूचर में बहुत सारे 900 800 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे उपयोग किए गए, और हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी अपनी साइड थी, अपने अपने काटने का तरीका था, और हम उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनए को काटने का कहानी जो है बच्चे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहला खोजा गया, क्या बोलते हैं, हिंड 2 इसका नाम था। अब क्या मतलब उस नाम का हम आगे बात करेंगे। इकोलाई पे देखा गया था, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, किसी भी हिंड 2 क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका नामकरण करने के लिए हम सबसे आसान उपयोग करते हैं, नाम है इकोलाई। मान लो इको R1 एक बड़ा फेमस नाम है किसी भी रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का, बहुत फेमस नाम है इको R1। ये क्या शब्द दर्शाता है? इको R1 जब भी हम किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखेंगे तो आपको मालूम है वो बैक्टीरिया से आया होगा।
वो डीएनए जो एंजाइम है वो बैक्टीरिया से, तो मान लो इकोलाई को, जो इकोलाई का वो डीएनए मतलब जो केमिकल जो बैक्टीरियोफाज को काट रहा होगा उसके पास से लिए, तो इकोलाई से निकाला गया एंजाइम है ये। तो इकोलाई मतलब इरिश्चेरिचिया कोलाई से अगर निकाला गया है तो इरिश्चेरिचिया उसकी जाति का नाम है, सॉरी वंश का नाम है, और जो कोलाई है वो उसकी जाति का नाम है। तो ये दो शब्द शुरू के कैपिटल ई लिया गया जीनस से, इरिश्चेरिचिया से, जीनस यानी वंश से लिया गया, और ये वंश का नाम इरिश्चेरिचिया है। अगला सी और ओ दोनों स्मॉल लेटर में लिखा गया, ये दोनों जाति से लिया गया, COLI उसकी जाति है कोलाई, और उसी से हमने CO लिया हुआ है। ये आर शब्द जो है उसके रंजक वर्णक के क्रम के आधार पर हमने उसे RPS जो भी है रखना है रख सकते हैं आर, और ये उसकी संख्या है जिस क्रम में उसे देखा गया था, रोमन वर्ड नंबर दे दिया गया कि इस क्रम में से देखा गया था। तो इको R1 ये बताना चाहता है कि भाई मैं इस प्रजाति के जो और इस वंश के जो बैक्टीरिया है उससे मिला हुआ हूं, मेरे वर्णक का कलर ये है और मेरे जो रोमन संख्या का वर्ड है ये है। तो ये चार शब्द जो है किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण के लिए उपयोगी होते हैं, ये बात ध्यान पे रखना। इसी हिसाब से एक एग्जांपल और बता देता हूं, चूंकि पहला एंजाइम खोजा गया था इसलिए उसके बारे में बताना जरूरी है। HIND2 मान लो, HIND2 क्या नाम होता है? HIND2 जो होता है ये भी एक बैक्टीरिया से मिलता है, उसका नाम है H फॉर हीमोफिलिक। क्या मतलब होता है? हीमोफिलिक, ये वर्ड याद रखना, इसका नाम है हीमोफिलिक। और IN का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। अब हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा जो है, सो हीमोफिलिक वंश का नाम है, H ले लिया हमने, इन्फ्लुएंजा IN जाति का नाम है, IN ले लिया हमने, D जो है वो रंजक का नाम है स्ट्रेन का, और 2 उसके रोमन संख्या का नाम है जिस क्रम में उसे पहचाना या देखा गया होगा। तो HIND2 का, इसलिए 2 आपको बता दिए, ये 2 बातें ध्यान पे रखिएगा, मेन काम है। तो अब आगे बात करते हैं इन एंजाइम के नामकरण के लिए। अब देखो यहां पर क्या है, परंपरागत नामानुसार रखा जाता है। पहला नाम वंश पे, दूसरा नाम जाति का, और तीसरा नाम जो होता है कोशिका की जो जाति से, मतलब जो शब्द जो दूसरा शब्द प्राकृतिक कोशिका से लिया गया है जिससे पृथक किया गया है। और तीसरा जैसे इको R1 जो है इरिश्चेरिचिया कोलाई, क्या है? इरिश्चेरिचिया कोलाई, RY1 इको लिखा हुआ है, तो ये वर्ग R प्रभेद के नाम से लिया गया है। आर का नाम क्या? प्रभेद, मतलब वो रंजक जो भी उपयोग किया गया था उसके नाम से हमने आर ले लिया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसमें जीवाणु को प्रभेद से एंजाइम पृथक करता है। मैंने बताया ना वो क्रम की संख्या है प्रभेद, तो कहानी समझ में आ गई। पहला वंश, दूसरी जाति, तीसरा वंजक रंजक। पहले जो शब्द हैं, पहला जो शब्द है वो बताता है सिर्फ और सिर्फ आपके वंश के नाम को, कैपिटल में लिखा जाता है। अगले दूसरा और तीसरा शब्द जो है C और O वो जाति को दर्शाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। चौथा शब्द जो लिखा हुआ रहेगा वो कल रंजक को दर्शाएगा, वो भी कैपिटल में लिखा रहता है। और सबसे आखिरी रोमन में संख्या लिखी रहती है, वो सिर्फ उसके क्रम को बताती है। अब हम यहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। डीएनए को काट तो रहा है लेकिन कहां से काट रहा है, तो जहां से काट रहा है हम उस विषय पे बात करेंगे। डीएनए जनरली 2 प्रकार का होता है, ये अब डायग्राम पे देखने की जरूरत नहीं है। एक का नाम है एक्सोन्यूक्लियस, एक का नाम है एंडोन्यूक्लियस। एक डीएनए का अगर मान लीजिए डीएनए है, उसको अगर यहां से साइड से काटा यहां पर, तो ये सिर्फ एक भागों में टूटा, ये दूसरा भाग में टूटा, तो ये हो गया एक्सोन्यूक्लियस। और अगर डीएनए को बीच से 2 जगह में काटता है कि बीच का एक टुकड़ा अलग मिले और ये दोनों टुकड़े अलग मिले, तो हम उसे कहेंगे क्या? एंडोन्यूक्लियस। तो अगर डीएनए को बीच से एक नया टुकड़ा निकाल के दिखा देता है वो, तो हम उसे एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। और साइड से बस एक टुकड़ा यहां से या एक बार ऐसा कुछ काट के दिखाई देगा तो हम इसे एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहता है भाई? तो एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे में काटता है, न्यूक्लियोटाइड को अलग कर देगा, डीएनए के सिरे से हटाएगा। और एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थल पर ही काटेगा। यह है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस व्हाट? द रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए एंड विद इन द डीएनए। बीच में करेगा तो एंडो और बाद में करेगा तो एक्सो। अगला पार्ट, इसमें हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एंडोन्यूक्लियस की बात करता हूं, तो मैंने कहा ना कि एंडोन्यूक्लियस जो है किसी विशेष क्रम में ही काटता है और उस विशेष क्रम को अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब है समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि मान लो ये 5' से लेकर GAATTC लिखा हुआ है, ग्वानोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यहां पे 3' है। इसके नीचे का सीक्वेंस देखिए, इसका 3' शुरू हुआ CTTAAG। चाहे G से इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, दोनों मिलता जुलता बराबर है।
इस दिशा से इस दिशा में और उसका उल्टा नीचे की दिशा में दोनों बराबर, यहां पे जी, यहां पे जी, यहां पे भी ए, यहां पे भी ए, यहां पे ए, यहां पे ए, यहां पे टी, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, यहां सी, यहां पे भी सी। तो इस सीक्वेंस को जब उनका दोनों क्रम विपरीत क्रम में एक दूसरे की समानता हो, हम उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं से कट करना शुरू करता है। क्या लिखा हुआ है? डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, जिसे पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जा सकता है। दोनों लड़ियों में अगर विन्यास 5 डैश से शुरू कर रहे हैं तो यहां भी 5 डैश से, यहां 3 डैश से शुरू कर रहे हैं तो यहां भी 3 डैश से, तो अगर दोनों को समान रूप से पढ़ेंगे तो यहां पर याद रखना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। नीचे डायग्राम मैं आपको बता ही चुका हूं, CAA, TTC वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि एंजाइम, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता कैसे है। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, ध्यान से बस मेरी बात को समझ लेना, कहानी खत्म हो जाएगी पूरी, ठीक है। और बाकी जब अपन थ्योरी करेंगे तो पूरे पार्ट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझाने का विषय है। देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, अब मान लीजिएगा एक डीएनए लिया, एक संवाहक डीएनए लिया, जिसको डीएनए के अंदर हमें इसको डालना है। एक डीएनए ये है, दूसरा डीएनए ये है। इन दोनों डीएनए को हमें मान लो जोड़ना है। अब हम किस विधि का उपयोग करेंगे? तो अगर जोड़ना है तो पहले दोनों डीएनए को काटना पड़ेगा और दोनों में कुछ बराबर की चीजें काटनी पड़ेंगी ताकि जुड़ पाए। जैसे मैं बताया ना कि अगर इस डीएनए को दूसरे डीएनए जोड़ना तो कुछ कमियां होनी चाहिए। पेन का ढक्कन, पेन के अंदर अगर खोखला रहेगा तभी जा पाएगा, बीच में कागज डाल दिए नहीं जा पाएगा, तो वैसे ये भी है। तो हमने यहां पर संवाहक डीएनए लिया और बाहर डीएनए लिया। दोनों डीएनए की खास बात यह होनी चाहिए कि तब ही जुड़ेंगे जब दोनों के सीक्वेंस, मतलब ग्वानोसिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन का जो क्रम है वो सेम रहेगा। तो सेम रहेगा, सेम सीक्वेंस का बाहरी डीएनए है, सेम सीक्वेंस का आंतरिक डीएनए है। दोनों डीएनए का सीक्वेंस क्या दिख रहा है बच्चे? GAATTC, CTTAAG पैलिंड्रोमिक है, यहां भी पैलिंड्रोमिक है, दोनों के दोनों विपरीत क्रम में समान है। हमने यहां पर एक एंजाइम यूज कर दिया, मान लीजिए EcoR1। EcoR1 हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करता है और हमेशा याद रखना ये G के बाद, G को छोड़ के काट देगा। G के पास में ही हमेशा कट करता है। ये G के पास में यहां से इसने कट कर दिया, G के पास यहां पे कट कर दिया। जैसे ही G के पास में उसने कट किया तो अब बचा क्या? ध्यान देना, यहां पे A के पास में यहां से कट कर देता है। जैसे ही कट किया तो इधर के इतने का टुकड़ा बाहर रिलीज हो गया और यहां का G टुकड़ा रिलीज हो गया। इनमें से जैसे कट किया तो ऊपर का G गायब हो गया और उधर का ACTTA पूरा गायब हो गया। तो ये जो छोर बचा, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है G के बाद का इधर का और TTA और बाकी है, आखिरी का G बस गायब हुआ है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है अब आधा बचा हुआ है, इसका ऊपर का हिस्सा भी आधा बचा हुआ, बाकी हिस्सा काट दिया उसने। ये उसकी टेक्निक है, निंजा टेक्निक, जो इसे यूज करता है। अब ये दोनों सिरे चिपचिपा छोर कहलाते हैं, स्टिकी एंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टिकी एंड। तो पहले हमने कट कर दिया, अब स्टिकी एंड बन गया। ये स्टिकी एंड दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। देखो यहां पे थायमिन है, इसके ऊपर क्या है? एडेनिन। यहां पे एडेनिन तो यहां पर क्या है? थायमिन। इन दोनों के पास एडेनिन है तो इसके पास क्या है? थायमिन। एक दूसरे के लिए विपरीत अनुक्रम है कि नहीं? विपरीत मतलब जो जिससे जुड़ते हैं, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है। दोनों एक दूसरे के लिए चिपचिपे स्रोत की तरह काम करेंगे, एक दूसरे को चिपकाने में। ये दोनों कम क्लोजर, और इसके लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का उपयोग करके हमने दोनों सिरों को जोड़ दिया और सिरों को जोड़ने के बाद अब देखो आधा डीएनए ये है और आधा डीएनए ये है, दोनों मिलने के बाद ये पुनर्योगज डीएनए, मतलब बन गया यहां पर कौन सा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इस तरह से पहला जो उसका मेन टूल्स है, मेन पहला जो अंग है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका हमने यहां पर उपयोग कर लिया। होप सो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके ये पूरी विधि को समझ लेते हैं, आरेखिक प्रदर्शन कर देते हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो ये बाहरी डीएनए है और ये वाहक का नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है? प्लाज्मिड। वो सर्कुलर रहता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड के साथ कैसे ट्रांसफर होगा? तो हमने इस बाहरी डीएनए का, हमें सिर्फ कुछ एक ही सीक्वेंस चाहिए, जैसे ये, यही हमारे लिए वांछित है, बाकी नहीं है, बाकी सबको टुकड़े को फेंक दो। तो एक ही प्रतिबंधन एंजाइम दोनों बाहरी डीएनए को काट दिया। इसका भी सीक्वेंस वही होना चाहिए, इसका सीक्वेंस भी वही होने चाहिए, दोनों को बराबर जगह से काटे। तो जहां से ये कटा था वहां से इसे भी काट दिए। दोनों को हम लाइगेज, एक एंजाइम यूज करते हैं, लाइगेज की सहायता से दोनों को एक दूसरे से चिपका दिए। अब चूंकि दोनों का सीक्वेंस एक जैसा था इसलिए चिपक भी जाएंगे। मैंने बताया ना, स्टिकी एंड होगा, चिपचिपा होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत वहां पर खाली रहेगा।
प्रीवियस डायग्राम में बताया। ये दोनों मिलने के बाद हम इसे डाल देंगे किसी बैक्टीरिया में, लाइक मान लीजिए डाल दिया इकोलाई में। किस में डाला? इकोलाई में, इरिश्चेरिचिया कोलाई में हमने डाल दिया। इरिश्चेरिचिया कोलाई अब उसकी कॉपी बनाती है। प्लाज्मिड तो अपने आप वैसे भी कॉपी कर रहा था, अपना डीएनए कॉपी कर रहा था, साथ में ये एक एक्स्ट्रा पार्ट को भी उसने कॉपी कर दिया। ये वांछित डीएनए है, ये वांछित डीएनए जो हमें परिवर्तन चाहिए था वो वाला डीएनए। ये डीएनए वहां पर जाके हमारा काम करेगा और उस उत्पत्ति को, उस लक्षण की उत्पत्ति करवाएगा जो हमें चाहिए। तो वो वहां पर जाकर नए प्रकार के ऐसे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेगा, नए पुनर्योगज इकोलाई का निर्माण करेगा, और ये इकोलाई जो हम चाहेंगे, जिस डीएनए को हमने भेजा है, उसका निर्माण करेगा। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली कहानी आती है, तो ये हो गया प्लाज्मिड। तो हम इसके लिए दूसरा पार्ट, पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब काटेंगे कैसे। अब हमें खोजना है वाहक। वो कटा हुआ डीएनए लेकर कौन जाएगा? तो कटा हुआ डीएनए, या मान लो हमने जो पूरा उसमें चेंज कर दिया, उसको लेकर कौन जाने वाला है हमारी बॉडी तक? तो वाहक कौन है इसका? वाहक के लिए हमारी नजर में दो काबिल लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तो हो सकता है बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियल डीएनए है, इसका प्लाज्मिड, मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और दूसरा आपका बैक्टीरियोफाज, मतलब जीवाणु भोजी। ये दो काबिल लोग हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं, इसका विषय हम लोग समझते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? डीएनए के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, मतलब बाह्य क्रोमोजोम के गुणसूत्र के बाहर का चीज है। वो गुणसूत्र में नहीं आता, वो उसके बाहर का चीज है, लेकिन वो खुद को अपनी आप कॉपी करवा सकता है, इसलिए उसका नाम बहुत महत्व है। तो इसमें सबसे पहला चीज पढ़ लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, वाहक के बारे में, कि वाहक क्या कहता है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्लाज्मिड के बारे में। अब प्लाज्मिड के बारे में यह होता है कि विजातीय डीएनए खंड को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की सहायता से जोड़ सकते हैं। इनकी जितने भी संख्या, जीवाणु भोजी प्लाज्मिड की संख्या बनेगी, जितना ज्यादा जीवाणु भोजी अपने आप को डेवलप करेगा, गुणित करेगा, जितना प्लाज्मिड अपने आप को गुणित करेगा, उतना ही ज्यादा वो डीएनए जो है वो भी अपने आप को द्विगुणित करता रहेगा। इसलिए हम ये दो विधियों को यूज करते हैं, प्लाज्मिड को और बैक्टीरियोफेज को। ये बहुत ज्यादा क्या है? ये ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मैंने क्या कहा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब स्वतः अपने आप को ये कॉपी प्रतिकृति कर सकता है, पहली चीज। और दूसरा, क्रोमोसोम के बाह्य गुणसूत्रीय मटेरियल है। ठीक है, ये जितना कॉपी बना सकता है उतना ज्यादा काम करेगा। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज जो होता है वो हाई नंबर किसी कोशिका की होती है, और वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे उसकी कॉपी बना सकता है। इनमें से अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यहां पे प्लाज्मिड के बारे में। क्लोनिंग इनटू द वेक्टर, हम पढ़ते हैं प्लाज्मिड के बारे में। इसकी बड़ी कहानी, बड़ी महत्वता है। ये रहा हमारा एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का नाम है इसका PBr322। ठीक है, यही है एनसीईआरटी का सबसे फेमस डायग्राम, और समझने में उतना ही गूढ़। PBr322, इसको वैसे याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पूरा समझेंगे कि यह क्या बताना चाहता है। PBr322 उसका फुल फॉर्म है प्लाज्मिड ऑफ BR, साइंटिस्ट का नाम था बोलिवर एंड रोड्रिगेज, और 322 उसके कोडिंग का नाम है जो वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो PBr322 प्लाज्मिड ऑफ बोलिवर रोड्रिगेज 322 के बारे में हमें जानना है, इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है, क्योंकि ये वही प्लाज्मिड है जो आगे जाके आपके डीएनए की कॉपी करवाएगा, डीएनए को लेकर जाएगा। तो ये काबिल दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी हमको मालूम होनी चाहिए। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास में अलग अलग जो भी दिख रहा है हम उसको पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, तो आप इसे लिख लेना। सबसे पहली चीज ये बच्चे क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये ORIC दिखाई दे रहा है, ORIC लिखा हुआ है, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड की सबसे पहली महत्वता तो यह है कि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना हुआ तो वो कॉपी नहीं बना सकता। वहीं पर एंटर करना ही पड़ेगा, तभी वो कॉपी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये हो गया। इसके ऊपर हम लोग गए तो यहां पे PST1 PVU1 ये एंडोन्यूक्लियस है। ये एंडोन्यूक्लियस मतलब अगर PST1, हम देखो, हम लोग इकोलाई और हिंडू वगैरह को जानते हैं, बाकी लोग जिनको नहीं जानते उनको भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर कार्य करते हैं, हमारे काम के ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। तो PST1 भी एक एंडोन्यूक्लियस है, वो यहां से कट करता है। PVU1 भी यहां से कट करता है। यहां पे नीचे लिखा हुआ है एम्पिसिलिन का R। तो बाहर की तरफ में जितने भी ये बने हुए ना, SAL1, BAMH1, HIND3, CLA1, EcoR1, PVUN, ये उनकी जगह है जहां से ये लोग कट करेंगे, ये उनकी जगह है, ये उनका जगह फिक्स हो गया।
उसके बाद अंदर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो दो जगह ऊपर में आर लिखा हुआ है, एमपीआर और टीईटीआर लिखा हुआ है। ये प्लाज्मिड के अंदर की वो जगह हैं, ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रहा है, जो एम्पीसिलिन के लिए प्रतिरोधक है, प्रतिजैविक है। मतलब ये डीएनए है वो जो एम्पीसिलिन को रेजिस्टेंट बनाएगा। ये प्लाज्मिड में कभी भी एम्पीसिलिन डालोगे ना, कभी भी इस बैक्टीरिया के अंदर एम्पीसिलिन डालोगे तो ये डीएनए का टुकड़ा उस एम्पीसिलिन को कार्य करने नहीं देगा। तो ये एम्पीसिलिन का, ये प्लाज्मिड के अंदर का वो भाग है जो एम्पीसिलिन से इसको प्रतिरोधकता देता है। ये इस प्लाज्मिड का वह भाग है टेट्रासाइक्लिन, टीईटीआर जो लिखा हुआ है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, उससे रेजिस्टेंट देता है। तो ये जब भी इनके अंदर टेट्रासाइक्लिन और आपको एम्पीसिलिन डालोगे ना तो ये लोग जो है जिंदा रहेंगे। क्यों जिंदा रहेंगे? क्योंकि इनके पास उनका प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता के लिए इनके पास जीन है, और वो जीन प्रतिरोधकता इनको देता है। इसके बाद सबसे आखिरी में यहां पे लिखा हुआ रोप। रोप एक प्रकार का प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन में इन सब में मदद करता है। तब सबके बारे में थोड़ा सा कहानी समझ लो, क्या क्या था भाई इसके पास में। सबसे पहली चीज तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब एक स्पेशल जगह होनी चाहिए कि ये डीएनए यहीं पर, ये एंजाइम यहीं पर कट करेगा, तो ये उनकी जगह हो गई। सेलेक्टेबल मार्कर इन्हीं को कहते हैं। तीसरा, क्लोनिंग साइट्स पता होना चाहिए कि हमें कहां पर क्लोनिंग करना है, कहां पे क्या चीज बनानी है, वगैरह वगैरह, ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पता होना चाहिए कि वो वेक्टर जो है क्लोनिंग जीन्स प्लांट के लिए अलग और एनिमल के लिए कैसे कैसे हम कार्य करेंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये होगा प्लाज्मिड की कहानी। कोई बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल पार्ट है। पहले मैं इसे रटवाया भी करता था कि इसमें कौन कौन क्या क्या होता है, बट अब इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। 12th में बस इसका डायग्राम आएगा, उसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जल्दी से बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, टाप के कहीं से नहीं लाएं, इसको ध्यान रखिएगा। PBR 322 जो होता है, इसको याद करने के लिए हमें एक कहानी बनानी है, दो दोस्त बनाने हैं। पहले ध्यान से मेरी बात को समझिए, फटाफट कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ध्यान देना मेरी बात को। यहां पर एक सिंपल कहानी आती है कि इसको याद करना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस से बता सकता हूं, बाकी रट्टा नहीं मारोगे आप लोग इसको, ठीक है? यह कहानी शुरू होती है दो दोस्तों की, प्रशांत और पवार। प्रशांत और अमर पवार, दो साइंटिस्ट, दो दोस्त थे, प्रशांत और अमर पवार, ठीक है? ये साइंटिस्ट दो दोस्त थे। प्रशांत और अमर पवार 7 बजे उठे। ये घड़ी है, मान लो ये घड़ी का 7 बज रहा है, 7 बजे उठे। और उठे का मतलब होता है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है, इसलिए 7 बजे वो लोग उठ भी रहे हैं और 7 बजे यहां एप्लीकेशन की शुरुआत हो रही है। घड़ी का कांटे में 7 यहीं पर बजता है, इसलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां पर हो गया। 7 बजे उठे। 7 बजे उठने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रशांत PST1 प्रशांत और अमर पवार AMPR, अमर और पवार, ये 10 बजे, कितने बजे, घड़ी के कांटे में जब 10 बजते हैं, तीनों जगह पे आप इन तीनों को सजा दो, प्रशांत और पवार को एक तरफ, अमर को एक तरफ सजा दिए। ये लाइन सीक्वेंस समझ में आ जाएगा ना, बाकी याद ही करना है, कुछ काम का नहीं है ये, सिर्फ डायरेक्टली कभी 12th में डायग्राम पूछ दे तो मालूम रहना चाहिए इसके पास क्या क्या है, ठीक है? तो प्रशांत, पवार और सामने की तरफ में है अमर, ठीक है? हमने इनको बना दिया। ये कहां गए, 10 बजे पहुंचे कॉलेज। 10 बजे पहुंचे कहां पे, कॉलेज। तो घड़ी के कांटे में जब 10 बजता, यहीं पे बजता होगा, ये 10 बजे यहां पर पहुंच गए। 10 बजे जब पहुंचे तो यहां पर चल रही थी क्लास किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की चल रही थी क्या, क्लास। तो इकोनॉमिक्स, ICOR1 और CLA1 इज अ क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास जो चल रही थी हिंदी में। हिंदी मतलब HIND, सेकेंड। तो सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। इनका नाम तो आपको मालूम रहना ही चाहिए कि जैसे ही प्रशांत शब्द आए तो PST1, ऐसे पवार आए तो PVU1, जैसे ही अमर वर्ड आए तो AMPR, ये वर्ड याद रहना चाहिए आपको। जैसे इकोनॉमिक्स वर्ड आए तो ICOR1, जैसे क्लास वर्ड शुरू हो तो CLA1, जैसे हिंदी शब्द शुरू हो तो हिंदी मतलब HIND2 आपको याद होना चाहिए। ये हो गया। तो 7 बजे प्रशांत, पवार और अमर उठे, 10 बजे कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में चल रही थी इकोनॉमिक्स की क्लास जो चल रही थी हिंदी में। उसको पढ़ा रहा था कोई टीचर। कौन पढ़ा रहा था, टीचर, ठीक है? तो टीचर लिख लेना यहां पर, TETR, टीचर। टीचर का नाम पूछा गया, व्हाट इज टीचर्स नेम, नेम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम जो है बैम और साल। बैम H1 का मतलब ब्राह्मण सलमान नाम था उसका। क्या नाम था, ब्राह्मण। बैम H1 और सलमान, सेल1 जिसको अपन कहते हैं। क्लास खत्म हो गई, ब्राह्मण सलमान ने पढ़ा दिया। अब पूछा गया कि भाई साहब क्लास कैसी लगी। प्रशांत और पवार ने एक दूसरे से पूछा कैसी क्लास लगी। प्रशांत ने कहा कि देखो भाई, हमको ना रस्सी से लटका के, रस्सी मतलब रोप से, तो उसके बाद क्या आया, रोप इज इंपॉर्टेंट, रस्सी से लटका के मार डालो, लेकिन हम क्लास नहीं जाएंगे। तो प्रशांत फिर से क्लास नहीं गया क्योंकि रस्सी से लटकने को तैयार हो गया भाई, लेकिन क्लास अटेंड नहीं किया। तो ये क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन पवार दोबारा गया।
पवार दोबारा गया तो पवार जो है दोबारा क्लास गया, प्रशांत जो है बोला नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। ये इसका ट्रिक हुआ। किसी डिटेल पार्ट में और डिटेल करूंगा, इसको लिख लिख के समझाऊंगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को रिमाइंड कर करके बार बार आप उसे लिख सकते हैं, किस विषय पे क्या चीज लिखनी है। ठीक है, चलिए आज मैराथन है, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। तो ये जो वेक्टर है, अब इसके पास में क्या क्या होना चाहिए थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने बताया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन की क्या होती है, शुरुआत होती है। ध्यान दो, यहां पे इंग्लिश में, हिंदी में, यह वह अनुक्रम होता है जहां प्रतिक्रियन की क्या होती है, शुरुआत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब कोई डीएनए इस खंड से जोड़ दिया जाता है तो वो पुराने डीएनए के साथ नया डीएनए भी अपनी कॉपी बना लेता है। जब कोई डीएनए, कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिका के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। ये वो जगह है जहां से डीएनए उसके अंदर चला गया तो अब वो भी कॉपी कर सकता है। अन्यथा अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो वो अपनी कॉपी बस करता रहेगा, आपका डीएनए वहां पर खराब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? दैट अ सिंपल सीक्वेंस, आप ये याद रखना, इज अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पर प्रेजेंट है। ये वो जगह है जहां पर पीस ऑफ डीएनए जहां रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पार्ट क्या होता है? अगले शब्द दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। ये मार्कर क्या होता है? ये वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। वर्ण योग्य क्या होते हैं? चिन्ह। अब ये वर्ण योग्य चिन्ह क्या करते हैं? ये हमेशा बताते हैं कि जो कुछ रूपांतरित कर रहे हैं और अरूपांतरित, जो रूपांतरण करने योग्य है और जो नहीं है, तो इनका ट्रांसफॉर्म करते, इनको पता लगाते हैं कि कौन और नॉन ट्रांसफॉर्मिंग है, कि पहचान उन्हें समाप्त करने में सहायक हो, ताकि जो रूपांतरित होने वाले हैं, जो आगे जाने वाले हैं, उनकी हम पहचान कर सकें। सेलेक्टेबल मार्कर ये वो जगह होती है जहां पर हम अच्छे और बुरे, जो आगे जाके बदलने वाले हैं, बदलने वाले उनकी और ना बदलने वालों की पहचान कर सकें। जो नॉन ट्रांसफॉर्म, अरूपांतरित है, उन्हें हम हटा सकें, और जो रूपांतरित हो रहे हैं हम उन्हें यूज कर सकें। ये हमारा आज का उद्देश्य होगा सेलेक्टेबल मार्कर के लिए। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में कुछ और बातें बताई जाती हैं, जैसे ये एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट है। तो ये वो जगह हो गई जहां पर याद रखना कि अगर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट को हमें हटाना है तो इस डीएनए को कट करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि ये वो जगह का पता चल गया भाई कि हाँ ये वो जगह है जो कार्य कर सकती है, ये वर्ण योग्य चिन्ह है। और अगर आपको कभी एम्पिसिलिन का उपयोग करना है और चाहते हो कि वो जिंदा ना रहे, मर जाए, तो उसे यहां का डीएनए काट देना पड़ेगा। यहां से BAM-H1 का हिस्सा काट देना पड़ेगा, तो टेट्रासाइक्लिन जो है वहां पे रेजिस्टेंट हट जाएगा। तो एम्पिसिलिन, क्लोरोफिनॉल और टेट्रासाइक्लिन का क्या नाम है, जैसे प्रतिजैविक का एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जो होत करने वाले जीन इकोलाई के लिए वर्ण योग्य चिन्ह माने जाते हैं। तो वो जगह जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, वो उसका वर्ण योग्य चिन्ह माना जाएगा कि भाई यहां पर इनका रेजिस्टेंट प्रतिरोधकता है, और अगर इसे हटाना है प्रतिरोधकता को तो ये हिस्सा काटना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। इनके पास क्लोनिंग साइट्स हैं, तो दिख ही रहा है भाई, इनके पास रिकॉग्निशन साइट है इतनी सारी। क्या लिखा हुआ है? विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधन एंजाइम या एक ही पहचान स्थल पर होना चाहिए, कुछ या एक ही पहचान स्थल पर होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। अब मान लो ये खंड में इको R1 एक ही जगह से कट करे तो हमें ठीक बात है। अब इको R1 4 जगह से कट कर रहा है, बहुत सारी जगह से कट कर रहा है, तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, ध्यान पे रखिएगा, कुछ एक स्थल होने चाहिए हर एंजाइम के स्पेशल। PS1 का एक ही है, PS2 का, PST का, PVU का एक ही है, क्लास का भी वही है, हिंड का भी एक जगह, इको R1 का भी, BAM-H1 का भी वही जगह है। इन्हीं जगह को जहां से ये लोग कट करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? क्लोनिंग साइट्स। यहीं से कट करेंगे, वहीं से जोड़ने लगा देंगे। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, पूरी कहानी है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप जैसे BAM-H1 को यहां से काटेंगे तो जैसे ही BAM-H1 को आपने डाला वो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट खत्म। जैसे ही आपने PSV या PS2 में से किसी को काट दिया, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट खत्म। तो क्लोनिंग साइट बहुत स्पेशल है, किसी स्पेशल जगह से ही कट करेगी, ठीक है ना। तो अगर ये वाला डीएनए ही काट दिया BAM-H1 का उपयोग करके तो रेजिस्टेंट खत्म हो गया। तो ये भी एक प्रकार का हम बात करेंगे, इस विषय पे ध्यान पे रखिएगा, ठीक है, ताकि वो ट्रांसफर हो जो हमें चाहिए। इसके बाद जो अगला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। जो वेक्टर हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। वाहक जंतु कोशिका के लिए अलग प्रकार के होते हैं और प्लांट के लिए अलग प्रकार के होते हैं। हम इसके लिए दो प्रकार की बात कर रहे हैं, एक का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनेफेशियम, एक का नाम है, और दूसरे का नाम है रेट्रोवायरस।
ये हमेशा याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियम जो होता है हमेशा डाइकोट प्लांट के लिए उपयोग किया जाता है। डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री पौधों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। रेट्रोवायरस को ज्यादातर हम लोग जंतुओं के लिए उपयोग करते हैं। ये बात ध्यान पे रखना, दो कहानियां लिखी हुई हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियम ये पीस ऑफ डीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए को ट्रांसफर करता है जनरली प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए हम किसको उपयोग करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियम। ठीक है, बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मान लो, अब देखो, अब एग्जांपल है, क्रोमोसोम हम लोगों ने लिया, ठीक है, ट्यूमरफेशियम का हम यूज करना जा रहे हैं, तो ट्यूमरफेशियम के इसके अंदर का एक डीएनए यहां पर डाल दिए, तो ये क्या करता है, सामान्य पौधों में भी कैंसर फैला देता है। तो कुछ ऐसा किया ना इसने कि जो कैंसर को फैलाया, क्या लिखा हुआ है यहां पर देखना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियम कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। ये क्या करता है, एक पैथोजन को ले जाने का कार्य करता है, मतलब जो रोग कारक जो पैथोजन है उसको ले जाने का कार्य करता है। तो क्या करेगा वो, डीएनए के एक खंड जिसे टीडीएनए कहते हैं, ट्यूमर डीएनए, क्या कहते हैं उसको, ट्यूमर डीएनए कहते हैं, स्थानांतरित कर सामान्य पौधों में भी ले जाता है और सामान्य पौधों में बीमारी पहुंचा देता है। तो हमने अब इसको देखा, इसका एक बुरा उपयोग देखा कि यह जो है एक ऐसा काम करता है कि यह पौधों में बीमारी पहुंचा रहा है। तो हम क्यों ना इसका उपयोग करें और इसके मन को बदल दें पूरा, और मन को बदल के जब तक ट्यूमर को पहुंचा रहा था, अब आज से अच्छी चीजों को पहुंचा दूं। तो वो ट्यूमर वाले डीएनए को हटा दो, नया डीएनए जो आप चाहते हो वो डाल दो, ये पौधों में आपके वांछित गुणों को पहुंचा देगा। तो इसलिए हमने एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियम का उपयोग किया, अच्छे उपयोग के लिए। ठीक है, लेकिन पहचाना हमने उसी के लिए कि ट्यूमरफेशियम का उपयोग क्योंकि ये टीडीएनए को पहुंचा रहा था सामान्य पौधों में। तो सामान्य पौधे से मान लो एक कैंसरस वाला पौधा है, यहां से इधर गया, इधर से कैंसर फैला दिया पौधे में, पौधा बेचारा सूखना शुरू कर दिया, देखो यहां पे ट्यूमर बन गया। तो ये ट्यूमर जो बना वो प्लांट में इसी की वजह से बना था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। इसके बाद अगला कहानी आता है, अगर मान लो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज करना है तो उसको अपन रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस वो डीएनए होता है जो जिसके पास सिर्फ आरएनए रहता है, लाइक कोरोना का वायरस, HIV का वायरस। तो ये वायरस जनरली क्या करता है, ये याद रखना, जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु जिसका नाम है रेट्रोवायरस सामान्यतः कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देता है। सामान्य कोशिकाओं को क्या कर देगा, कैंसर कोशिकाओं में बदल देगा। तो इसके लिए भी वो डीएनए को ट्रांसफर करता है। हम यहां पर कैंसर कोशिका की जगह कुछ और कोशिका का अगर हम यहां पर निर्माण करवा लें तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये कहानी भी क्लियर समझ में आ जाएगी आपको, है ना। अब अगली कहानी ये आती है भाई, कंपोटेंट होस्ट। हमने पहले काटने वाले को पढ़ लिया, फिर हमने ये पढ़ा कि भाई वाहक कौन हो सकता है, तो बढ़ाया हम लोगों ने वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए, साइट होनी चाहिए, प्लाज्मिड के बारे में, पैथोजन के बारे में, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, फिर रेट्रोवायरस के बारे में। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं कि वो अब जो डीएनए जो प्लाज्मिड बन चुका है वो जाएगा कैसे। तो प्लाज्मिड जो बन चुका है उसके लिए एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जल से रागी है, प्रेम करता है। और जो कोशिका है वो हाइड्रोफोबिक है क्योंकि वो लिपिड की बनी हो रहती है। तो हमें एक डीएनए को उसके अंदर, ये कोशिका है, सेल वॉल है, प्लाज्मिड की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। बैक्टीरिया का अंदर डीएनए है, नॉन ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया कुछ नहीं है। यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले एंट्री करवाने के लिए, मैंने बताया ना एंट्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो डीएनए है वो जल रागी है और जो कोशिका है वो जल विरागी है। ठीक है, हमने सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट करवाया। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द्विसंयोजी मतलब जो धन आयन जिसको अपन डाइवेलेंट आयन कहते हैं, कैल्शियम आयन का विशिष्ट सांद्रता के साथ रिएक्शन करवाए। जैसे रिएक्शन करवाए तो ये अब क्या है, इसकी कोशिका जो है वो आयंस की मदद से इस बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड को अंदर जाने में मदद करती है। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करवाए थोड़ी देर के लिए हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस का, 2 मिनट के लिए गर्म कर देंगे। कैल्शियम डाला सबसे पहले, फिर थोड़ी देर बाद जो है 42 डिग्री सेल्सियस में 2 मिनट के लिए गर्म कर दिया। इतना हमने शॉक देना ही था कि वो प्लाज्मिड उसके अंदर चला गया। जब प्लाज्मिड उसके अंदर चला गया, इसको अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया, मतलब ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया है। ये बात ध्यान रखना। इसके लिए हम लोग डाइवेलेंट आयन कैल्शियम का उपयोग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अब जब इसको हमने डाला तो वही कहानी पूरी लिखी हुई है, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। इसके बाद ये ध्यान पे रखना कि ये डाला और इसके बाद जो है यहां पर हीट शॉक वगैरह दे दिया, 42 डिग्री सेल्सियस में उसे हम लोग गर्म करते हैं।
अब जैसे ही 42 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे, वापस उसको बर्फ में रखेंगे। कहां रखेंगे? बर्फ में। तो ऑन आइस, और ब्रीफली 42 डिग्री सेल्सियस में हीट शॉक देंगे और बैक ऑन द आइस, आइस में फिर से लेकर आ जाएंगे, ठंडे में फिर से लेकर आ जाएंगे। और जैसे ही हम ठंडे में लेकर आएंगे तो बैक्टीरिया अब नया रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन चुका है। क्या बन चुका है? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। यह होस्ट का सबसे सिंपल तरीका है, प्लांट कोशिकाओं में ऐसा हम लोग करते हैं। अब अगली विधि में हम इस विषय के बारे में जानेंगे। ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग समझते हैं कि कभी कभी कंपोटेंट होस्ट नहीं होता है, हमेशा कैल्शियम क्लोराइड और इन सब चीज से नहीं होता, तो हम कुछ आधुनिक विधियों का उपयोग करते हैं। वो ये बताते हैं कि हम कैसे कैसे इसका कार्यक्रम करेंगे। तो इसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड का उपयोग किया है। इसके लिए सबसे पहला पार्ट है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूं, फिर मैं हिंदी में मैंने लिख रखा है, देखेंगे इसको। माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो डीएनए को डायरेक्टली कोशिका में डाला जा सकता है। डीएनए को कहां डाला जा सकता है? कोशिका में। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। लेकिन ये काम किसके लिए चल रहा है? एनिमल सेल के लिए। ये पूछा जाएगा आपसे कि यह हमेशा माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए काम करता है। बाजू में जो लिखा हुआ पार्ट है उसको कहते हैं बायोलिस्टिक जीन गन। बायोलिस्टिक जीन गन जो है बहुत जबरदस्त चीज है। ये देखो, ऐसे ही कुछ जीन गन होती है, डायरेक्टली उसके अंदर डीएनए या कोई कोशिका को डाल सकते हैं अपन। ये क्या करता है? ये मतलब एक ऐसे छर्रे हैं, बहुत तेजी वेलोसिटी से जाने वाले छर्रे हैं, जिनके ऊपर अपन टंगस्टन और गोल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है और उसके अंदर रहता है डीएनए। उसके अंदर क्या रहता है? डीएनए। और ये प्लांट के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए हमने क्या किया? टंगस्टन और गोल्ड से ऊपर में बने हुए छर्रे तेजी से गति करवा दी, तो वो उसके अंदर चला गया। इसके बाद हमने क्या किया? डिसआर्म पैथोजन। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो जो आपके क्या बोलते हैं वाहक थे, एक था रेट्रोवायरस और एक था क्या बोलते हैं ट्यूमनोफेशियम एग्रोबैक्टीरियम, ये लोग तो बीमारी पहुंचाते थे, मतलब पैथोजेनिक थे। ठीक है, तो इसके जो पैथोजेनिक कैरेक्टर है उसको डिसआर्म कर दो, हटा दो। उनके जो बीमारी वाले लक्षण है उनको हटा दे डीएनए को, और उसकी जगह हम अपने अच्छे उद्देश्य वाले डीएनए को डाल दें। तो इसी तीसरे पार्ट को अपन कहते हैं डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। ये ध्यान पे रखिएगा। हिंदी में लिखा हुआ है, पहला टेक्निक होता है माइक्रो इंजेक्शन, वो कहते हैं सूक्ष्म अंतक्षेपण माइक्रो विधि टेक्निक। जंतु कोशिका जो केंद्र के भीतर अंतरक्षेपित किया जा सकता है, जंतु कोशिका के लिए। यह बात याद रखिएगा, ठीक है? कोशिका जो होती है जंतु कोशिका के लिए। दूसरी विधि पौधे के लिए उपयोगी है। इसमें बायोलॉजिस्टिक जीन यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है स्वर्ण का और टंगस्टन का, या जीन गन कहा जाता है इसे। ठीक है, तीसरी विधि जो है जिसे हानिकारक को अहानिकारक में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वाहक पे यूज करना है, तब ये पुनर्योगन को स्थानांतरित कर देते हैं। ये तीन विधियां हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग सारे यंत्र को, जो जो चीज हमें चाहिए थी वो हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे इसके प्रोसेस को समझते हैं कि ये कार्य कैसे करते होंगे, उस विषय को ध्यान देते हैं। तो अगर अब तक जो हमने पढ़ा वो टॉपिक उसके आगे क्या कहेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहला पार्ट क्या कहता है? तो अब हमें पूरा प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन, हमें सबसे पहले डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को निकालना पड़ेगा। डीएनए को निकालने के लिए हम बहुत सारी विधियों का उपयोग करेंगे, देखना ध्यान से। दूसरा, फिर डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है, उसके लिए भी हम लोग कुछ उपयोग करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करेंगे। इसके बाद एम्प्लीफिकेशन करेंगे। अब वो जो डीएनए मिला है खत्म भी तो हो सकता है, तो उस डीएनए की खूब सारी कॉपी बनाएंगे हम लोग वहां पर। तो डीएनए की खूब सारी क्या बना लेंगे? कॉपी बना लेंगे। अगले पार्ट में उसको इंसर्ट कर देंगे रिकॉम्बिनेंट। अब वो डीएनए को थोड़ा बहुत जो कॉपी बना है, नया डीएनए जो रहेगा उसको होस्ट में वाहक में डालेंगे। तो पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरण करना है। फिर परपोषी कोशिका को जो होता है द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो अब हम ये देखेंगे, अच्छा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, उसमें डाल दिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो होस्ट में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद वो उसके अंदर प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब वो प्रोडक्ट बना रहा है तो सबसे आखिरी में उसकी पैकिंग वगैरह करेंगे, जिसको अपन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ये 6 पार्ट, और ये 6 पार्ट के बाद हमारा चैप्टर खत्म, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनते बस रहिएगा, कहानी क्लियर होती है। सबसे पहला डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को हम निकालेंगे कैसे? डीएनए को निकालने के लिए हमारे पास में कोशिका है। कोशिका में बहुत कुछ हो सकता है और उन सब चीजों से कुछ ना कुछ हटाना है। जैसे मान लीजिए उस कोशिका के साथ में हो सकता है कि मतलब उसमें जैसे मान लो बहुत सारा बैक्टीरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकता है। तो जीवाणु को हटाने के लिए हमने एंजाइम यूज कर लिया, लाइसोजाइम। हटा दो, जीवाणु चला गया। हो सकता है उसके पास में पादप कोशिका हो, सेलुलोज उपयोग कर लिए, उसकी कोशिका की सेल वॉल होती है ना सेलुलोज की, सेलुलोज यूज करके हटा दिए।
पादप जीवाणु की जो होती है वो लाइसोजाइम से हट गया। कवक की जो कोशिका काइटिन की बनी रहती है, काइटिनेज यूज कर लिया, ये 3 चीज चले गए। एंजाइम द्वारा जैसे ही हम उपयोग करेंगे 3 कोशिकाएं खत्म, तो ये तीनों का ज्यादा चांस था, ये 3 चले गए। तो अब ये सब चला गया तो कौन बचेगा भाई? अब इसके बाद हो सकता है कि डीएनए आरएनए वगैरह बचा हो, तो हमने उसके बाद क्या किया, आरएनए को हटाने के लिए राइबो न्यूक्लियस यूज कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज का उपयोग कर लिया। तो हमें जितने भी चांसेस थे कि हम प्रोटीन, आरएनए, जीवाणु, कवक और पौधे की कोशिका हो सकती है, इन सबको हमने हटा दिया। आखिरी में अब हम जब को अब कुछ पता ही नहीं है भाई क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, दुर्शीतित मतलब एकदम चिल्ड इथेनॉल, एकदम ठंडा इथेनॉल, यही है 2019 का क्वेश्चन कि इथेनॉल का उपयोग किया जाए कि चिल्ड इथेनॉल उपयोग किया जाए। चिल्ड इथेनॉल का उपयोग किया जाएगा। मिलाने से जो शोधित डीएनए है, डीएनए जो बचा हुआ है वो नीचे की तरफ में संदमित, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, अवक्षेपित हो जाएगा। और इस अवक्षेपित के बाद इसे हम देखेंगे तो ये महीन धागे की जैसी संरचना दिखाई देगी और ये हमारा डीएनए निकल गया। अब ये जो डीएनए, याद रखिएगा सबको हिंदी में मैंने बताया, अब डीएनए को हमने निकाल लिया। डीएनए को निकालने के बाद हम उसके आपको करना है कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, किसी एक स्पेशल पार्ट से कट कर दिए। कट करने के लिए हमने यूज किया बच्चे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। किसका उपयोग किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पूरा डिटेल कर दिया। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे डीएनए कट करते हैं, डीएनए को कट कर दिए। अब क्यों कट कर दिए? ताकि वो टुकड़े टुकड़े में जो हमें टुकड़ा चाहिए वो हमें मिल सके, वही टुकड़े को अपन प्राप्त करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो डीएनए का टुकड़ा जो है हमने यूज कर दिया, एज अ रिजल्ट डीएनए डाइजेस्ट हो गया, टूट गया टुकड़े टुकड़े में। अब जब डीएनए में टुकड़े में टूट गया तो हम इसको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वर्ड से ही क्लियर है, 2 चीजें हैं यहां पे, एक तो जेल और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल होता है एक सीवीड का, एग्रोज नाम है उसका, वो जेल मतलब एक जेली बना लेता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब उसके आयंस के आधार पर उन्हें विभक्त करने का तरीका। तो हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं, एग्रोज जेल का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब देखो इसको सामान्य भाषा में ये समझो, ये जो 3 यंत्र बने हुए हैं वो क्या करते हैं यहां पे एंजाइम का डाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्रोज एक ऐसा जेल है जो गर्म जब होता है तो वो लिक्विड में रहता है, जैसे ही ठंडा होता है तो वो जेली बना लेता है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी यहां पर प्लेट बनाते हैं एग्रोस की, और एग्रोस के यहाँ पर ना हल्के हल्के गड्ढे बना देते हैं, डीएनए डाल देते हैं, वेल्स कहते हैं उसको, उसके अंदर डीएनए डाल देते हैं। अब इसके चारों तरफ याद रखना, इसके चारों तरफ जो है हम लोग यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव लगा देते हैं। तो मान लीजिए इधर नेगेटिव, ये ऐसा डब्बा बना लो, ऐसा, ये पानी भर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे पूरा पानी भर दिया। यहाँ पे तरफ हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से किस तरफ में जाएगा, पॉजिटिव की तरफ में। तो जेल के ऊपर एग्रोस जेल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये डीएनए जो है उसके अंदर क्षमता नहीं है, ऊपर ही ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो हम इसकी विधियों की बात करेंगे, मैडम मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूं मैं। तो यहां से डीएनए जो है नेगेटिव से किस तरफ में जाएगा, पॉजिटिव तरफ जाएगा। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणविक भार ज्यादा रहेगा वो यहीं पर रुक जाएगा, और जिसका हल्का रहेगा वो दूर तक जाएगा। तो ये हल्का और दूर के बेसिस में हम उस डीएनए के खंडों को अलग अलग कर लेंगे, और डीएनए खंड अलग अलग होने के बाद हम उसमें से निकाल लेंगे। तो अब इसके टेक्निक्स में आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये यंत्र है जिसका हमें उपयोग करना है, ये वो जेल है जिसका हमें काम करना है। ये ऐसे खंडों में हमें यहां पर डीएनए मिलेंगे। ये वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन और जो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव लगाते हैं, ये उस यंत्र का काम है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काट लिए, परिणाम स्वरूप वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। इसके बाद एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल वाला, या जेल वैद्युत का संचलन कह सकते हैं। डीएनए खंड ऋणावेशित होता है, इसलिए यह अणु होते हुए इसलिए विद्युत क्षेत्र में यह माध्यम आधात्री द्वारा एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव की तरफ बलपूर्वक भेजा जाकर अलग किया जा सकता है। नीचे बना हुआ जो जेल है वो एग्रोस जेल है। एग्रोस जेल एक समुद्री घास से बना हुआ जेल है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है। डीएनए के खंडों को एग्रोस जेल छेल के छलनी प्रभाव द्वारा उसके आकार के अनुसार अलग अलग कर देते हैं, मतलब अंदर तक डीएनए जाता ही नहीं, ऊपर ही रह जाता है। इस कारण से खंड जितने छोटे आकार के होंगे वो अधिक दूर तक जाते जाएंगे, और जो ज्यादा भारी होंगे वो वहीं पर, जो बड़े होंगे वो वहीं पर रुक जाएंगे। इस आधार पर हम उन्हें खंडों में तोड़ सकते हैं। ये देख रहे हो यहां पर जो ज्यादा बड़े आकार के हैं वो यहीं पर हैं नेगेटिव से, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा क्या, पॉजिटिव, और जो सबसे छोटा होगा वो लंबी दूरी तय करेगा, दूर तक जाएगा। अब हमें उसमें से जो खंड चाहिए हम उसको ले लेंगे। तो डीएनए मैंने बताया नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे काम करता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अगले ही पल में हम चूंकि उस जो डीएनए हम लेते हैं उसमें एक केमिकल डाल देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। तो डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड के साथ नामक यौगिक से अभिक्रिया रंजित करवा देते हैं ताकि वो पराबैंगनी किरणों में अनावृत करे और हमें दिखाई दे। वैसे तो इथिडियम ब्रोमाइड के बिना भी दिख जाता है, बट ज्यादातर हम इथिडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं। तो कई बार ये सवाल आता है कि बताओ हमें अगर डीएनए को देखना है पराबैंगनी किरणों में तो हमें कौन सा रंजक उपयोग करना है, तो इथिडियम ब्रोमाइड। अब नीचे से एक प्लेट लगाई हमने, नीचे से अल्ट्रावायलेट रेज ऊपर मारी पराबैंगनी किरणें, तो ये जो टुकड़े टुकड़े ऐसे खंड खंड दिखाई दे रहे हैं, यही डीएनए के टुकड़े हैं। डीएनए के क्या हैं? टुकड़े हैं। तो नीचे से इथिडियम ब्रोमाइड जो है ऑरेंज कलर का, जो है नारंगी कलर का नीचे से दिखाई देता है। हमने डीएनए को देख लिया। अब इस डीएनए में से जो खंड आपको चाहिए उसके लिए एक अलग प्रोसेस। अब हम उस डीएनए को हटाएंगे वहां से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वहां से सबसे पहले पार्ट जो है अब डीएनए को कट करके वहां से निकाल लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं इलूशन। क्या कहते हैं? इलूशन। ध्यान देना मेरी बात को। डीएनए की पृथक पट्टियों को एग्रोस जेल से काट कर निकाल लेते हैं। एग्रोस जेल है, उसे काट के हमने क्या किया, निकाल लिया। जेल के निष्कर्षित टुकड़े को एक्सट्रैक्ट को प्रक्रिया को अपन छालन या इलूशन कहते हैं। कई बार इसके ऊपर भी सवाल आए हैं कि इलूशन क्या होता है। तो अगर हमें डीएनए बाहर निकालना है तो हम इलूशन का उपयोग करेंगे। इसके बाद इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को, अब जो डीएनए हमें मिला है तो हमने ये मान लीजिए डीएनए है, ये वेक्टर, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी हमने खोज की है, इन दोनों को डीएनए लाइगेज का उपयोग किए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों का मिलन करवा दिए, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार है। तो अभी तक हमने दो ही मेथड यूज किया डीएनए को निकालना। अगली कहानी पे, तो अब हम जो डीएनए निकाल लिए उसकी पहचान कर लिए, अच्छा वाला डीएनए खोज लिए, उसके बाद हम उसके बहुत सारी संख्या में बना लिए। हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो तो अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो दोबारा प्रयत्न करने के लिए हमसे पहले से उसकी कॉपी बना रखी है। इसके लिए हम एक बहुत जबरदस्त टेक्निक का उपयोग करते हैं जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर मींस पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में एक खंड के बिलियन संख्या में आप डीएनए बना सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्रक्रम है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उपक्रम प्राइमर छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियर डीएनए क्षेत्रों के पूरक होते हैं। क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे इस अभिक्रिया में हम धीरे धीरे करके पूरे डीएनए को बना लेंगे। और क्या मतलब लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। हम यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज का। किसका यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज का। क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पॉलीमराइज चेन का अर्थ होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में प्राइमर, अच्छा प्राइमर मतलब जो नए डीएनए बनाएंगे, मैं इसको प्रक्रिया में समझा देता हूं फिर यहां पर समझाऊंगा। देखो भाई, हमारे पास क्या है, प्रवर्धित भाग है। प्रवर्धित भाग मतलब हमने डिसाइड किया है कि यही डीएनए आज काम करेगा, बाकी डीएनए काम नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही भाग आज कॉपी बनाएगा, बाकी भाग कॉपी नहीं बनाएंगे। ये आज हमारा सिद्धांत है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो द्विलड़ीय डीएनए है इसका निष्क्रियकरण करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस में। कितने डिग्री सेल्सियस में? 95 डिग्री सेल्सियस में हम गर्म कर दिए। क्यों गर्म कर रहा भाई? कॉपी कराने की बात हुई थी, मार रहे उसको। गर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी जो एंजाइम्स हैं दुनिया के, वो जो आसपास की बाकी डीएनए को कॉपी करवा सकते हैं, वो सब मर जाएं। तो बाकी सब डीएनए के एंजाइम को मारने के लिए हमने 95 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दिया, टेम्परेचर दे दिया। जैसे ही टेम्परेचर दिया तो ये डीएनए दो खंडों में टूट गया। डीएनए दो खंडों में टूट गया, पहला प्रोसेस, हमने इसको निष्क्रियकरण किया। तीसरा मेथड होता है, इसको अपन कहते हैं तापानुशीलन उपक्रामक। तापानुशीलन में हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद यहां पर एक छोटे छोटे प्राइमर लगा दिए। क्या लगा दिए? प्राइमर। अब प्राइमर आप लोग जानते हैं वहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, वो वहीं पर जाके जुड़ते हैं जहां से शुरुआत करना होता है। मतलब ये वही है कि नींव बिछा दिए वहां पर डीएनए की। प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर के बारे में मैंने बताया, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड के कुछ कुछ सीक्वेंस। एक को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, 2 से 7 के बीच में अगर न्यूक्लियोटाइड हो ना, न्यूक्लियोटाइड जान रहे हैं ना, तो वो जो डीएनए बनाता है वही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। तो एक इस तरफ डाल दिया 5'3', एक 5'3' इधर डाल दिया। अब हमें शुरुआत करनी है। तो अब चूंकि सारे एंजाइम तो खत्म हो चुके हैं, तो हमें कोई ऐसा एंजाइम उपयोग करना है जो बहुत ज्यादा गर्मी में, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रहे। और वो एंजाइम उसी जीव का हो सकता है जो सच में उतने टेम्परेचर में रहता हो। तो ऐसे एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस, जो बहुत ज्यादा गर्मी में रहता है। ठीक है, 95 डिग्री सेल्सियस में रह लेता है। तो उसके अंदर वो डीएनए एंजाइम था, तो हमने उसको निकाल लिया। नाम रख दिया गया उसका टैक पॉलीमरेज। क्या नाम रख दिया गया? टैक पॉलीमरेज। अब टैक क्यों नाम रखा गया, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। टैक पॉलीमरेज इसलिए लगा गया क्योंकि इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है टीफॉस थर्मस, एक्यू का मतलब एक्वेटिकस। क्या नाम रखा इसका? थर्मस
एक्वेटिकस, ये वर्ड याद रखना, थर्मस एक्वेटिकस से ही इसे निकाला गया है। अब इससे निकाला गया है तो इसलिए जो है ये एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम अब नए डीएनए को बनाएगा, नया डीएनए बन गया है। नए डीएनए के 30 चक्कर अपन लगाते हैं तो 1 मिलियन से ज्यादा हमको डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। यही प्यारी सी अभिक्रिया हमारे पीसीआर को पढ़नी है। बस ये 3 लाइन और आपकी कहानी खत्म। तो देख लीजिए यहां पर सबसे पहले उपक्रम प्राइमर होते हैं। प्राइमर क्या होते हैं बच्चे? इनके पास अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? अल्प न्यूक्लियोटाइड। 2 समुच्चय जो है पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, प्रतिकृतियों का संश्लेषण हो सकता है, इसे इन विट्रो मेथड में करते हैं। इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो उसका उपयोग किया जाता है, जो लिया जाता है एक जीवाणु से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस से। यह ताप के द्वारा प्रेरित द्विलड़ी डीएनए को विक्रिया के समय हमेशा सक्रिय बना रहता है। कितना भी तापमान हो सब एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, बाकी डीएनए कोई नहीं बना पाएगा, सिर्फ बनाएगा तो कौन? थर्मस एक्वेटिकस। इसीलिए हमने इसका उपयोग किया और दैट इज सिंपली डायग्राम। आप लोग इसे बनाएंगे। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। अब ये जो है खूब सारी कॉपी बन चुकी है। अब उनमें से एक डीएनए को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेशन डीएनए द होस्ट, अब डीएनए के अंदर हम इसको डालना चाहते हैं। अब अगर हम डीएनए को डालना चाहते हैं तो हमने 2 मेथड यूज किया। अब ये यहां पे एक डायग्राम सिंपल, अब समझना, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है इसको। क्या होता है, कोई भी मेथड यूज कर दिए, लाइगेटेड डीएनए को इंट्रोड्यूस करना रेसिपिएंट होस्ट में। अब यहां पर हमको यह देखना है कि हो सकता है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, हो सकता है कि जो डीएनए हम के अंदर डालने जा रहे हैं उसके पास किसी टाइप का रेजिस्टेंट हो। क्या हो? किसी प्रकार का रेजिस्टेंट। तो मान लीजिए कि वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके पास एम्पिसिलिन का क्या है? रेजिस्टेंट जीन है। तो ये अगर ट्रांसफर किया जाता है होस्ट सेल में तो बिकम वो भी क्या हो जाएगी? एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट सेल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो हमने क्या किया कि अगर ये एग्जांपल देखना यहां पे, ठीक है, हमने रिकॉम्बिनेंट यहां पर डीएनए लिया, रिकॉम्बिनेंट मान लो यहां पर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट है, इकोलाई को हमने दोनों को यहां पर डाल दिया। तो ये ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म सेल है। ट्रांसफॉर्म मतलब इसके पास में एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट है और यहां पर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट नहीं। ठीक है, हमने इसे एक न्यूट्रिशन मीडिया में ले लिया कि जाओ भाई दोनों ऐस करना। इस न्यूट्रिशन मीडिया में हमने एम्पिसिलिन डाल के रखा है। क्या डाल के रखा है? एम्पिसिलिन। अब जिसके अंदर रेजिस्टेंट है वो जिंदा रहेगा और जो रेजिस्टेंट नहीं है वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये चीज हम देखने के लिए, मतलब डालने के लिए एक नया तरीका है एकदम तड़ाने का। यहां पर वो चीज मिलेगी जो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट क्या होगी? कॉलोनी। तो जिसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट होगा वो जिंदा रहेगा और अन्यथा बाकी लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और रेजिस्टेंट दिया किसने? हमने, मतलब हमने कॉलोनी बनाई है। तो ये बहुत सिंपल कहानी हो गई कि ट्रांसफॉर्म विल ग्रो, जिसे हमने चेंज किया है वो ग्रो करेगा और जिसके ट्रांसफॉर्म नहीं किया है वो ग्रो नहीं करेगा। क्या बताया मैंने? कि ट्रांसफर करने के लिए हो सकता है हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो डीएनए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट हो। हमने किसी बैक्टीरिया में डाल दिया तो जैसे ही वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो उसको भी क्या कर देगा? वो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट दे देगा। ठीक है, अब एक ऐसा लो जिसके पास हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया है और एक ले लो जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, जिसको हमने रेजिस्टेंट दिया है। तो अब दोनों को एम्पिसिलिन के खेत में भेज दो कि भाई जाओ देखो, लड़के देखो। तो जिसको हमने चेंज किया है वो जिंदा है, जिसने हमने चेंज नहीं किया वो मर गया। तो हमारा काम हो गया कहानी। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यदि पुनर्योगज जीन जिसमें प्रतिजैविक उदाहरण एम्पिसिलिन का प्रतिरोधकता होती है इकोलाई में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। हो गई रूपांतरित। अब अगर रूपांतरित हुई है तो युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाए तो केवल रूपांतरित कोशिका ही विकसित हो पाएगी जिसको हमने एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट दिया है, उसी को अपन रूपांतरित कोशिका कहते हैं। जबकि जिसे हमने चेंज नहीं किया है, जिसे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं दिया है, वो मर जाएगा। ये कहानी हो गई। सबसे आखिरी कहानी पे आते हैं कि जब हम सब ये कुछ डाल रहे होते हैं तो एक आध दो पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा स्किप कर दिया हूं वहां पर, यहां ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कम समय था तो हम लोग उस विषय पे भी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था 90% पार्ट में आपका कवर करूंगा, बाकी जो लाइन से आऊंगा तो फिर मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ऑब्टेन फ्रॉम द जीन प्रोडक्ट, जीन प्रोडक्ट अब नया प्राप्त करना है। तो अब हम इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब डीएनए पहुंच गया है तो हमें डिजायरेबल क्या मिलना चाहिए? प्रोटीन मिलना चाहिए। तो हम सबसे आखिरी में इस बात की कोशिश करेंगे कि कोई डीएनए प्रोटीन कूटलेखन इनकोडिंग जीन जो है विषम जात हेटेरोलोगस परपोषी में अभिव्यक्त हो। तो हम जो है हमने जो डीएनए डाला था वो डीएनए जब किसी होस्ट के अंदर परपोषी के अंदर बनता है उस प्रोटीन को पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। तो जो डीएनए गया था उसका नाम था पुनर्योगज डीएनए और जो प्रोटीन ना बनेगा उसका नाम भी क्या होगा? पुनर्योगज प्रोटीन। ये हमारा काम होगा। तो सबसे आखिरी में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। ये आज का हमारा प्रोसेस है, हमने इसको बना लिया।
इसको बनाने के लिए, अच्छा एक पार्ट और यहां पे याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए हमारे पूरे प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहां पे पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, बचे हुए 2 प्रोसेस। कभी कभी इन विधियों को बनाने के लिए हम एक विशेष यंत्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम है बायोरिएक्टर। क्या नाम है? बायोरिएक्टर। इसके ऊपर वैसे तो बहुत सवाल नहीं आते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी बायोटेक्नोलॉजी को कराने के लिए, मैंने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको समझाया था कि उसमें एक स्पेशल चीज होनी चाहिए कि उसके आसपास जो भी वातावरण है उससे उसका फर्क ना पड़े। अगर हम चाह रहे हैं कि जो मटेरियल मैं चाहता हूं बस वही बने, उसमें कोई बाहर से बैक्टीरिया या पीएच का ऊपर नीचे होना, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, फोम का बनना या बकवास कोई भी चीजें ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हमने बनाया है ऐसे लोगों के लिए यंत्र जिसका नाम है बायोरिएक्टर। हिंदी में भी यही कहते हैं। बायोरिएक्टर 2 प्रकार का होता है। ये एक ऐसी जगह है जो नियंत्रित करके रखेगी हर चीज को। अब जितना पॉइंट मैं बोलूंगा वो पॉइंट आप लिख सकते हो, आपकी कहानी बस समझा दूंगा, थ्योरी अभी मैं नहीं बता रहा हूं इसका। ये एक यंत्र है बच्चे। ये यंत्र के अंदर याद रखना, जो भी प्रक्रम आप वाइन शराब बनाना चाहते हो बनाओ। अगर इससे नहीं बनाएंगे ना, तो अगर देसी घड़े में बनाते हैं शराब को, तो आपको मालूम है जहरीली शराब पीने से क्या होती है? मौत। तो उससे बचने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो क्या क्या चीज आपको यहां पर दिख रहा है, इस चीज पर थोड़ा सा गौर करना। हमारे पास यहां पे दिख रहा है एक यंत्र दिख रहा है ऐसा, ये डब्बा है, इसका डायग्राम आप लोग को बहुत काम आएगा। इसमें सबसे ऊपर ये लगा हुआ है एक यंत्र जो अम्ल और क्षार के पीएच को नाप रहा है। अम्ल और क्षार को नाप रहा है मतलब इसका सबसे पहला उपयोग हुआ पीएच को नियंत्रण करने का। इसके ऊपर में यहां पे एक मोटर लगा हुआ है। ये मोटर क्या कर रहा है? ये मोटर पूरी लड़ियों को घुमा रहा है। तो घुमा क्यों रहा है भाई? घुमा इसलिए रहा है ताकि अंदर का मटेरियल पूरा सा क्या हो जाए, ऐसा मिलते जाए पूरा। तो इसको अपन कहते हैं मिलते जाए, इसको अपन कहते हैं संवर्धन तरल। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो फ्लूइड भरा हुआ होगा जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं। इसमें यहां पे पत्तियां बनी हुई हैं, इसको अपन कहते हैं चपटे फलक वाला प्रेरक। ये बार बार लगातार उनको मिक्स करवाता रहेगा, एजिटेटर कहते हैं इसको, लगातार मिक्स करवाता रहेगा। इसके सबसे ऊपर में यहां पर ऐसा एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये फेन तोड़ने वाला यंत्र है। तो हम ये चाहते हैं कि ऊपर में फेन भी ना बने, वो घूमता भी रहे। अच्छे से मिक्स होने के लिए हमने फलक वाला प्रेरक लगा रखा है। ठीक है, और यहां पर वाष्प का जो निर्जीवीकरण जो होता है, वो अगर वाष्प को बाहर निकालना है तो बाहर निकाल। ये तो 5 उपयोग यही हो गए। तो बायोरिएक्टर का क्या उपयोग बच्चे? एक संवर्धन करने के लिए एक आइडियल टेक्निक जिसमें हम पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, उसमें फेन को हटा सकते हैं, उसमें वाष्प जो बन रही है उसको हटा सकते हैं, और जीवाणु रहित हवा को भी हम अपनी मर्जी से प्रवेश करा सकते हैं। ऐसा कोई हवा से बेमतलब के जीवाणु वहां पर आ नहीं सकते। तो एक संवर्धित माध्यम जहां पर हम अपने सिर्फ वांछनीय उत्पादों को बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। बायोरिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बेलोडन हॉज बायोरिएक्टर, और बाजू वाला जो बना हुआ है इसे दंड विलोडन हॉज बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो दंड विलोडन बायोरिएक्टर, इसकी कहानी बस इतनी है कि इसमें जो है एक नीचे से एक यंत्र लगाया जाता है जिसमें से हवा जाती है, ऑक्सीजन। क्या जाती है? ऑक्सीजन। उसी को दंड विलोडन कहते हैं। बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। तो जहां जहां हम इसमें ऑक्सीजन डालते जाएंगे तो धीरे धीरे यहां पर याद रखिएगा बुलबुले बनते जाएंगे, गैस का संरोहण होगा और ये जाके ऊपर मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए अधिक सतह क्षेत्र ऊपर छोड़ दी जाती ताकि ऑक्सीजन निकलता रहे वहां से। तो अगर ऑक्सीजन को मिलाना है तो नीचे भी एक यंत्र लगा दिया जाता है जिससे लगातार ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो इस तरह से हम बायोरिएक्टर का उपयोग 2 विधियों में ऐसा हम करते हैं कि हम ज्यादा उपयोग कर सकें। ये दोनों डायग्राम आपके बहुत काम के हैं। लास्ट वाला पार्ट है, नॉट लीस्ट, सबसे आखिरी में हम इस पे बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखो भाई, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में 2 ही बातें हैं कि जब भी कोई जीव, कोई प्लांट कुछ बनाना चाहता है, ठीक है, तो सबसे आखिरी में प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या करें? हम उसको बेचते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका। तो उसमें सिर्फ 2 विधियां हैं, ये पूरा विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इसमें से सबसे आखिरी में करेंगे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जो मैंने बनाया है उसमें से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें से हमने छान लिया, बाहर निकाल लिया। मतलब पृथक्करण एवं शोधन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पूरे टॉपिक में बस यही सबसे ज्यादा जरूरी है। पृथक्करण और शोधन करके हमने टॉपिक को, चैप्टर जो भी अलग किया हमने अलग कर लिया, और उसके बाद उसकी पैकिंग कर दिया, मार्केट में बेच दिए। ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हरी बात समझ में? तो ये फॉर्मुलेटेड जो भी मटेरियल है, हमें उसे जैसा भी चाहिए था हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये पार्ट हमारा बायोटेक्नोलॉजी और आज की मैराथन क्लास यहीं पर समाप्त हुई।
ठीक है, तो ये जो पार्ट है आप लोगों को समझ में आएगा, होप सो। मैंने बायोटेक्नोलॉजी के 90% पार्ट आप लोगों को यहां पर समझा दिए हैं। कुछ चीजें गुड़ हैं, अगर हमें 2021 की बैच के लिए काम कर रहे हैं और जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है इसमें कोशिश करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी से आने वाले 95% क्वेश्चन का काम मैंने आपका कर दिया है। ऐसे ही मैं किसी और चैप्टर के लिए आपको जल्दी वीडियो बनाऊंगा, वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया होगा आज, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो टॉपिक पे ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा मदद करेगी आपके लिए। और जो भी परेशानी हो फिर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपका दोस्त आपके लिए हमेशा तैयार हूं। ठीक है, हम मिलेंगे कुछ दिन में। और जो अनुवांशिकी पे आप लोगों को डाउट है, जो उसका वन शॉट वीडियो बनाना है अनुवांशिकी के दोनों चैप्टर पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे जो बनाना है, हम इस पे भी बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।